आपने एक लैम्डा फंक्शन शेयर किया। यस सर। राइट, कि कैटेगरिकल वेरिएबल का मतलब है उसके अंदर डिफाइंड कैटेगरीज है। 1 का मतलब कुछ और है, 2 का मतलब कुछ और है। राइट, फॉर एग्जांपल एज है, एज के अंदर किसी की 25 किसी की 30, तो वो 25 30 35 80 90 वो सारी क्या है, एज ही है। बट जेंडर के अंदर 1 का मतलब कुछ और है, उस कॉलम के अंदर 2 का मतलब कुछ और है। राइट, देन इट बिकम्स अ कैटेगरिकल वेरिएबल। राइट, वो कैटेगरी वाला वेरिएबल बन गया। वो 1 2 3 सारे जेंडर नहीं रहे। 1 का मतलब सम अदर जेंडर, 2 का मतलब सम अदर वैल्यू। राइट, तो देयर इज अबे किसी उसमें हेडसेट में लगा के सुन। अरे तो वो मुझे क्या पता था एकदम से हेलो, लॉन्च करते बड़बड़ाएगा। म्यूट पे चले जाओ, म्यूट पे। ठीक है, तो कैटेगरी वाले वेरिएबल जरूरी नहीं है कि टेक्स्ट फॉर्म में ही हो, न्यूमेरिक फॉर्म में भी हो सकता है। 1 का मतलब है रैंक 1, 2 का मतलब है रैंक 2, 3 का मतलब है रैंक 3, या 1 का मतलब है मैथ्स, 2 का मतलब है साइंस, 3 का मतलब है इंग्लिश। ठीक है, तो उनके हिडन मीनिंग्स हो सकते हैं इंटरनली। राइट, बट कोडिंग न्यूमेरिक हो रखी है, तो देन आल्सो इट इज अ कैटेगरिकल वेरिएबल ओनली। तो उस केस में हम कैसे हैंडल करेंगे उसे? तो उसके दो सोल्यूशन होते हैं। एक तो यूज दोज वेरिएबल्स एज इट इज। अगर वो वेरिएबल तुम्हारे दो सोल्यूशन है इस चीज को हैंडल करने के लिए। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल जेंडर वेरिएबल है जिसके अंदर 1 और 2 लिखा है, 1 फॉर मेल 2 फॉर फीमेल। ठीक है, या तो इसका मैं क्या बना दूं, ये वाला डमी वेरिएबल वाला रूल फॉलो करके इसका एक डमी वेरिएबल बना दूं, जेंडर अंडरस्कोर मेल 10 की फॉर्म में, जो अभी तक हमने किया वैसे बना दें यहाँ। तो दूसरी चीज, अगर वो वेरिएबल ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल समझते हो, ऑर्डर है उसका। 1 का मतलब है कि तुम लो लो कैटेगरी में फॉल करते हो, 2 का मतलब है मीडियम में, 3 का मतलब है हाई में। अगर ऐसा है, ऑर्डर है उनके बीच में। राइट, मेल फीमेल में तो कोई ऑर्डर नहीं है 1 और 2। राइट, तो इस वेरिएबल को मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, इसका मुझे डमी वेरिएबल बनाना ही पड़ेगा। राइट, एल्स मॉडल विल ट्रीट कि 2 इज ग्रेटर देन 1। समझ रहे हो? अगर उसके अंदर 1 और 2 पड़ा है, 1 का मतलब मेल है, 2 का मतलब फीमेल है, तो अगर मैं एज इट इज यूज कर लूंगा तो वो उसको कॉन्टिन्यूस वेरिएबल की तरह समझेगा कि 2 इज ग्रेटर देन 1। राइट, जैसे एज किसी की 50 है किसी की 10 है तो कंपैरिजन किया जा सकता है, वैसे ही वो जेंडर में कंपैरिजन करना शुरू कर देगा कि 2 इज ग्रेटर देन 1। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, अगर वो इस तरीके का वेरिएबल है, नॉमिनल है, जिसकी कैटेगरीज के अलग अलग मीनिंग है, देयर इज नो ऑर्डर। राइट, मेल फीमेल में कोई ऑर्डर नहीं है, तो उस केस में वी हैव टू क्रिएट डमी वेरिएबल ओनली। बट अगर वो ऑर्डिनल वेरिएबल है, ठीक है, कि अगर वो उसकी न्यूमेरिक वैल्यूज जो है उसके अंदर उसका कोई ऑर्डर है, ठीक है, 1 का मतलब लो, 2 का मतलब मीडियम, 3 का मतलब हाई। ठीक है तो उनका मतलब अलग अलग ही, बट देयर इज एन ऑर्डर। 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3। राइट, तो जब ऑर्डर है देन यू कैन यूज दैट कैटेगरिकल वेरिएबल एज इट इज। क्लियर? अभिषेक, किसने पूछा था क्वेश्चन? हाँ साहिल भाई, थैंक्स। क्लियर है ना? हाँ वेरी मच क्लियर। ठीक है, तो अगर ऑर्डिनल वेरिएबल है देन वी कैन यूज एज इट इज, बट अगर ऑर्डर नहीं है तो मशीन विल स्टार्ट ट्रीटिंग इट एज कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, विच इज रॉन्ग। राइट, 1 और 2 कैन नॉट बी कंपेयर्ड, मेल और फीमेल इज नॉट अ कंपैरेटिव कॉन्टिन्यूस थिंग्स। ठीक है, तो उस केस में हमें डमी वेरिएबल वाले कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे। तो नेचर ऑफ वेरिएबल देख के वी डिसाइड कि किसका डमी बनाना है किसका नहीं बनाना। ठीक है। राइट, अच्छा साहिल, विद द सेम एग्जांपल, लेट्स से कि अगर मैं सिलेंडर वाला लेता हूँ, तो सिलेंड्रिकल केस में मेरा 2 सिलेंडर विल बी स्मॉलर देन 4 सिलेंडर। मतलब ये सिलेंडर के डमी नहीं बनाया इसीलिए हमने। हाँ ठीक है, नाउ आई ठीक है गॉट ना, द क्योंकि वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है। 2 का मतलब कम है, 4 का मतलब ज्यादा है, 6 का मतलब ज्यादा है। इट्स अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल। मैं एवरेज नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितने हैं जान सकता हूँ कि ऑन एन एवरेज 4 रहते हैं। ठीक है, मैक्स इतने रहते हैं, मिनिमम इतने रहते हैं, तो इट्स फाइन। ठीक है, तो इट्स अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, इसलिए मैंने उसका डमी नहीं बनाया। डमी हमने किसके बनाया है? नहीं मॉडल का मेकर कौन है? होंडा है।
am I considering हम्म this cylinder वाला जो हमारा column है, we are considering it as a continuous variable, or personally I think it should be ordinal variable. नहीं ऑर्डिनल क्यों होगा? ऑर्डिनल तो क्योंकि तब है होना तो कैटेगरी चाहिए ना, कि क्योंकि अगर इंजन का साइज नहीं तो नहीं नहीं ये तो नहीं इंजन का साइज नहीं हो नहीं गया ना, नहीं 2 नहीं, सब सिलेंडर है, 4 सिलेंडर है। अब मेरा एग्जांपल समझो, हम्म, कैसे डिसाइड करते हैं कोई चीज कैटेगरी है या कॉन्टिन्यूस है? उसकी वैल्यू का मीनिंग समझ के, राइट? हम्म, जैसे जेंडर का एग्जांपल दिया, जेंडर के अंदर 1 और 2 लिखा है, ठीक है, ना कि मेल फीमेल, ठीक है। 1 का मतलब है उसका कोई लेबल है, 1 का मतलब है 1 कुछ नहीं है, वहां पे जेंडर में 1 कुछ नहीं हो सकता, तो 1 का मतलब है मेल, राइट? देयर इज अ हिडन लेबल अटैच्ड टू दैट। 2 का मतलब है फीमेल, ठीक है। बट सिलेंडर में 2 का मतलब भी क्या है? सिलेंडर ही, राइट? 4 का मतलब भी क्या है? सिलेंडर ही, राइट? 2 का मतलब कुछ और तो नहीं है, 4 का मतलब कुछ और तो नहीं है, राइट? 2 का मतलब ये तो नहीं है कि प्लास्टिक के सिलेंडर, 4 का मतलब ये तो नहीं है कि लोहे के सिलेंडर, ऐसा तो नहीं है। 2 इज ऑल्सो सिलेंडर, 4 इज ऑल्सो सिलेंडर, इट्स अ कॉन्टिन्यूस ठीक है, ठीक है। राइट? फॉर एग्जाम्पल एज 25, 30, 35, 25 भी एज है, 30 भी एज है, 35 भी एज है, इट्स अ कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, ओके राइट? ओके, ठीक है, अभी क्लियर ऐसे है। हाँ डिसाइड ठीक होता है कि कोई कॉन्टिन्यूस है या ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल के अंदर हर वेरिएबल का अलग मीनिंग, एक लेबल अटैच्ड है उसके साथ। 1 का मतलब मेल है, 2 का मतलब फीमेल है, दोनों जेंडर ही हैं, बट देयर इज अनदर लेयर अटैच्ड टू दैट। बट एज के केस में या तुम्हारा सिलेंडर वाले एग्जांपल के केस में ऐसा नहीं है। 2 का मतलब कोई और, देयर इज नो स्पेसिफिक काइंड ऑफ सिलेंडर, राइट? 2 का मतलब भी सिलेंडर है, 4 का मतलब है ज्यादा सिलेंडर लगे हैं, 6 का मतलब है उससे ज्यादा सिलेंडर लगे हैं। इट्स अ कंटीन्यूअस वेरिएबल, ठीक है जस्ट लाइक ये 25 का मतलब कम एज, 30 का मतलब ज्यादा एज, ठीक है 35 का मतलब साहिल उससे भाई, ज्यादा। एक एक लास्ट वेरिएबल, मतलब मैं कुछ डेटा एक्सप्लोर कर रहा था, देन आई फाउंड रैंक दी हुई थी, तो रैंक वी आर गोइंग टू कंसीडर इट कंटिन्यूअस और ऑर्डर, सॉरी ऑर्डिनल। रैंक को एज इट इज यूज कर सकते हो, रैंक इज एन ऑर्डिनल, पर रैंक का कोई वो नहीं होता ना। ठीक। Hey, Sahil, just to add one thing. पर्टिकुलरली मैंने ऑब्जर्व किया था कि ऑर्डिनल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं कि जिनमें एक ऑर्डरिंग होती है ना, रैंक बेसिस, बेसिकली रैंक वेरिएबल। सो उनमें एज यू सेड सो कि उस वेरिएबल्स को हम डमी, उस वेरिएबल का हम डमी क्रिएट नहीं करते, बट वेरिएबल लाइक व्हिच इज नॉमिनल इन नेचर, लाइक मेल फीमेल राइट एड्रेस लोकेशन, सो इस के वेरिएबल्स को हम राइट डमी क्रिएट कर सकते हैं। राइट करेक्ट मी इफ राइट आई एम रॉन्ग। ओके, थैंक यू। ठीक है। तो वंस वी हैव दोस डमी वेरिएबल, अब मुझे हटाने होंगे डमी वेरिएबल वाले। अब कोई कोई इसमें डमी वेरिएबल था, जैसे गाड़ी की कौन सा था, मॉडल क्या है, तो मॉडल बहुत सारे थे, ठीक है। तो वो वहां पे मेरे पास 45-50 वेरिएबल है, एक वेरिएबल के नीचे कैटेगरीज हैं। तो मैं अब 50 कैटेगरीज हो तो 49 डमी वेरिएबल बनाने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक वेरिएबल बहुत ज्यादा बन जाएंगे और बहुत स्पार्स बनेंगे। स्पार्स का मतलब है कोई कोई मॉडल है उसमें से वो सिर्फ 10 ही गाड़ियों में होता है, राइट? तो 10-10, 15-15, 5-5 इस तरीके के बहुत सारे गाड़ियां हो जाएंगी मेरे पास, ठीक है। तो मुझे मेजॉरिटी मॉडल उससे नहीं सीखता। अगर मैं स्पार्स वेरिएबल बना दूं, स्पार्स का मतलब बहुत सारी गाड़ियों में वो फीचर है ही नहीं है, बहुत थोड़ी गाड़ियों में है, तो मॉडल उससे नहीं समझेगा कभी भी, ठीक है। तो वो बनाने की जगह उसको छोड़ना ज्यादा बेटर रहेगा, राइट? तो ऐसे केसेस में जहां पे मेरे पास फ्रीक्वेंसी बहुत कम है किसी वेरिएबल की, आई विल लीव दोज वेरिएबल्स एंड विल यूज ओनली दोज वेरिएबल जिनका साइज कंसिडरेबल है, ठीक है। जिनकी लोअर फ्रीक्वेंसी है उनको भी हटा देंगे। और किसको हटाना होता है? सिंस इट्स अ रिग्रेशन बेस्ड एल्गोरिथम, राइट? लीनियर रिग्रेशन है। रिग्रेशन का मतलब है कि इट्स लीनियर रिग्रेशन का मतलब है कि a प्लस बी प्लस सी मिलके डी बनाएंगे, राइट? तो इसके अंदर जो ए बी सी चीजें हैं वो कोरिलेटेड नहीं होनी चाहिए। कोरिलेशन का मतलब है आपस में डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एज एंड इनकम आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, दे हैव अ लीनियर रिलेशनशिप की एज बढ़ेगी तो इनकम इस प्रोपोर्शन में बढ़ेगी लीनियरली, ठीक है। तो अगर दो चीजें लीनियरली डिपेंडेंट हैं तो उन दोनों में से हम एक ही वेरिएबल रख सकते हैं, दोनों नहीं रख सकते, एल्स इट विल नॉट ऐड एनी वैल्यू टू द मॉडल, ठीक है। बट तुम्हारे बीटास खराब हो जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल दो बंदे हैं,
दोनों को मशीन लर्निंग ही आता है, ठीक है। बोथ आर गुड, like just like age and income, both are good in predicting price, in predicting expense. तुम्हारे एज के हिसाब से भी तुम्हारा एक्सपेंस क्या होगा, मंथली एक्सपेंस ये प्रेडिक्ट हो सकता है, तुम्हारी इनकम के हिसाब से भी एक्सपेंस क्या है वो प्रेडिक्ट हो सकता है। बोथ आर गुड बट बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, राइट। दोनों सिमिलर हैं। एज जब कम थी तो खर्चा कम होता था, एज जब बढ़ती गई तो इनकम भी बढ़ती गई, तो इस हिसाब से खर्चा भी बढ़ता, तो प्रोपोर्शनल है वो चीजें, ठीक है। एक चीज दूसरी चीज से गैस की जा सकती है। तो ऐसे वेरिएबल्स कोरिलेटेड वेरिएबल होते हैं, तो उनका जिनका वेरिएबल 60% से ज्यादा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, जिनका कोरिलेशन 60% से ज्यादा है, उनको हम कोरिलेटेड वेरिएबल बोल देते हैं। 50% भी ले सकते हो अगर ज्यादा नहीं मिल रहे तो, अगर वेरिएबल कम करने हैं हमें, ठीक है, तो वो ऊपर नीचे ले सकते हैं वैल्यू। तो जो वेरिएबल आपस में कोरिलेटेड है उनमें से हम कोई एक ही वेरिएबल चूज करेंगे। अगर दोनों यूज करेंगे तो इट्स अ केस ऑफ मल्टी कोलिनियरिटी, राइट। तो मल्टी कोलिनियरिटी का मतलब है व्हेन योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, ठीक है। तो जिससे क्या होगा, तुम्हारे जो वेट्स ऑफ एक्चुअल वेरिएबल है कि एज ने ज्यादा हेल्प करी एक्सपेंस प्रेडिक्ट करने में या इनकम ने ज्यादा हेल्प करी एक्सपेंस प्रेडिक्ट करने में, ये मैं पता नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि तुमने बीच में एक ऐसा बंदा ले लिया जो दूसरे की ही कॉपी है, राइट। मैंने दो बंदे ले लिए, दोनों को मशीन लर्निंग आता है कि ये प्रोजेक्ट सॉल्व, जबकि मुझे एक मशीन लर्निंग वाला बंदा चाहिए था, एक प्रोग्रामिंग वाला बंदा चाहिए था सॉलिड, ठीक है। बट मैंने दोनों एक जैसे लोग ले लिए। अब दोनों कहेंगे, दोनों सैलरी तो लेंगे ही, ठीक है। दोनों ने सैलरी ले ली बट काम कितना हुआ, आधा ही हुआ, ठीक है। तो किसका कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए था वो जज नहीं कर पाए। अगर मैं एक प्रोग्रामिंग वाला लेता, एक मशीन लर्निंग वाला लेता, तब मुझे एक्चुअली में पता लगता कि प्रोग्रामिंग का कितना रोल था इसमें और मशीन लर्निंग का कितना रोल था, ठीक है, किसने कितना काम किया। बट मैंने एक ही स्किल सेट वाले लोग ले लिए, दोनों ने आधा आधा काम कर दिया। तो एक बंदा जो ज्यादा काम कर सकता था मशीन लर्निंग वाला, उसने भी आधा ही करा, क्योंकि एक और बंदा था जो आधा काम करने को तैयार था, वही वाला, राइट। तो इसलिए वो कोरिलेटेड वेरिएबल बन गए। तो कोरिलेटेड वेरिएबल्स को हमें हटाना है जिससे हम वेरिएबल कम कर सकें, ठीक है। मेरे पास जो फाइनल मॉडल में वेरिएबल्स हों वो सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए, उसकी कोई डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। उसकी डिपेंडेंसी डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ होनी चाहिए, राइट। कि माइलेज मेरी हेल्प कर रहा है प्राइस प्रेडिक्ट करने में, लेदर सीट्स मेरी हेल्प कर रहे हैं प्राइस प्रेडिक्ट करने में। माइलेज और लेदर सीट्स का कोई लेना देना नहीं है, राइट। माइलेज देके उसमें लेदर सीट्स लगी हैं या नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते, राइट। साउंड सिस्टम लगा है या नहीं ये प्रेडिक्ट कर सकते हो? अलॉय व्हील्स लगे हैं या नहीं, नहीं कर सकते, राइट। तो ऐसे वेरिएबल होने चाहिए जो सब आपस में एडिशनल वैल्यू ऐड कर रहे हैं, राइट। माइलेज इतनी है तो प्राइस इसके आसपास हो सकता है, उसमें लेदर सीट्स भी लगी है तो ओके प्राइस में ये चेंज आ सकता है, अलॉय व्हील्स लगे हैं तो ये चेंज आ सकता है, साउंड सिस्टम है तो ये चेंज आ सकता है, प्राइस में इतना ऊपर नीचे जा सकता है। तो ये सारे आपस में अलॉय व्हील, साउंड सिस्टम, लेदर सीट्स, माइलेज, ये चारों इंडिपेंडेंट है, राइट। तो ऐसे वेरिएबल फाइनल मॉडल में जाने चाहिए जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, बट उन सबका लेना देना किससे है? डिपेंडेंट वेरिएबल से, प्राइस से, राइट। लेदर सीट्स विल आल्सो डिसाइड प्राइस, साउंड सिस्टम भी प्राइस पे इंपैक्ट करेगा, अलॉय व्हील्स भी करेंगे, माइलेज भी करेगी, सिलेंडर कितने हैं वो भी करेंगे, right? Independent set of variables should combine and create my dependent variable. Clear? कोई डाउट? नहीं साहिल, क्लियर है। ठीक है। और कुछ और वेरिएबल्स हम रिड्यूस कर सकते हैं नियर जीरो वेरिएंस से। तो एक और फंक्शन है, वेरिएंस निकालो वेरिएबल की, ठीक है। जो वेरिएबल के अंदर वेरिएंस ही नहीं है, दैट मींस इट्स अ नियर कांस्टेंट, राइट। तो उन वेरिएबल्स को भी हटा दो। फॉर एग्जांपल मैंने बोला एज के बेस पे मुझे बताओ इनकम क्या हो सकती है, गैस करना। बट एज हर बंदे की सिमिलर है, 25-26 इतना लिखा है, तो मैं उसमें से पैटर्न ही नहीं रिकॉग्नाइज कर पाऊंगा, राइट, क्योंकि इट्स अ कांस्टेंट, इट्स नॉट अ वेरिएबल। तो हमें वेरिएबल्स चूज करने हैं जो वेरी कर रहे हैं, राइट। कहीं 25 होना चाहिए, कहीं 80, कहीं 90, कहीं 50, फिर मैं देख पाऊंगा अच्छा एज बढ़ती है तो ऐसा ट्रेंड दिखता है, कम होती है तो ये दिखता है। बट अगर सबकी सेम है तो मैं कैसे कोई चीज गैस कर सकता हूँ? फिर तो वो चीज है ना है एक ही बराबर है, राइट, दैट्स अ कांस्टेंट। तो उन चीजों को भी हम हटा देंगे जिनके अंदर वेरिएशन बहुत कम है, राइट। 5 ही गाड़ियां मैंने आज तक देखी हैं इस टाइप की, आउट ऑफ 804 सिर्फ 5 गाड़ियां हैं इस टाइप की। तो
उस वेरिएबल के अंदर वेरिएंस ही नहीं है, सारी गाड़ियां एक जैसी हैं, सिर्फ 5 गाड़ियां अलग हैं, तो दैट वेरिएबल हैज नो वेरिएंस, जिसके हिसाब से हम किसी चीज को एक्सप्लेन कर पाए। इस तरीके की चीजें हम हटा देंगे जो वेरी नहीं कर रहे हैं, और मोस्टली जिनके अंदर सेम वैल्यूज आ रही हैं वो कॉलम्स हटा देंगे, ठीक है। तो दैट वेरिएबल्स आर नियर कांस्टेंट, नियर जीरो वेरिएंस टाइप वेरिएबल। तो ये सब हटाने के बाद हमने एक नया सेट बना लिया न्यू डीएफ के नाम से। न्यू डीएफ में अब शॉर्ट लिस्टेड 27 वेरिएबल हो गए अब हमारे पास, ठीक है। फिर हमने कोरिलेशन चलाया, कोरिलेशन चलाने के लिए कोर फंक्शन है, ठीक है। ये देख लिया था ना उस दिन हमने शीट बना के कोरिलेशन वाली 2x2 मैट्रिक्स। उसमें टाइप सीडैन और कूपे ये दो वेरिएबल थे जो कोरिलेटेड थे किसी की ना किसी के साथ, इन दोनों को भी हटा दिया, नया डेटा बना लिया, मॉडल डीएफ, न्यू डीएफ मॉडल। अब इसमें 25 वेरिएबल रह गए, 24 इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। हर एक फाइनल मॉडल में रियल वर्ल्ड में 10 से 15 वेरिएबल होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 24 है, और कम कर सकते हो तुम, ठीक है। मैं अभी इतने ही लेके चल रहा हूँ कि 24 वेरिएबल हमने फाइनल कर लिए, ठीक है। अब हम आते हैं, ये सारे स्टेप्स हो गए, अब हम आते हैं मॉडल बिल्डिंग पे, ठीक है। यहाँ तक कोई भी टेक्निक करनी है, आगे भी वैसे यहाँ तक भी कोई भी टेक्निक है, कोई भी मॉडल बनाना है, ये सारे स्टेप हर मॉडल में होने हैं। मिसिंग वैल्यू देखना, डमी वेरिएबल करना, जो मर्जी टेक्निक हो, रैंडम फॉरेस्ट, लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, किसी में जहां तक अभी तक काम किया है ये सेम ही काम चलेगा, ठीक है। फिर अब आता है मॉडल बनाने वाला काम। अभी तक हम मैनुअली सारा चीजें कर रहे थे, मैनुअली सारी चीजें करने का मतलब हमारे पास रूल्स थे, कोरिलेटेड ऐसा होता है, डमी का मतलब ये होता है, तो उस हिसाब से हमने मैनुअली करा, मशीन ने कुछ नहीं कर दिया। अब काम आता है लर्न करने का। अब हमने डेटा बना लिया, हमने 24 वेरिएबल चूज कर लिए जो हमें लगता है कि बेस्ट वेरिएबल्स हो सकते हैं, जो कोरिलेटेड भी नहीं है, जिनके अंदर इंफॉर्मेशन भी अच्छी है, वो कांस्टेंट्स भी नहीं दिख रहे, वो सारे न्यूमेरिक भी हैं, ठीक है। दे आर फॉलोइंग द अजम्पशंस ऑफ मॉडलिंग, राइट। तो ऐसे वेरिएबल अब हमने चूज कर लिए। अब हम सोचते हैं कि ये 24 वेरिएबल से प्राइस को प्रेडिक्ट किया जा सकता है। लेट्स चेक दैट कि इन 24 से किया जा सकता है या नहीं। तो इन 24 वेरिएबल्स को मैं मशीन को सिखाऊंगा। ये 24 वेरिएबल अब क्या है, प्राइस तो सीखना है उसने, किसके बेस पे, गाड़ी की माइलेज क्या है, सिलेंडर क्या है, लीटर कैपेसिटी, डोर्स, क्रूज टाइप की है या नहीं, साउंड सिस्टम कौन सा मेकर है उसका, उससे कौन सा ट्रिम है, कौन सा मॉडल है, कौन सा टाइप है, ये सारी चीजें देख के इन 24 वेरिएबल से सीखो और देखो प्राइस क्या है, ऐसा कॉम्बिनेशन उसका प्राइस क्या है, ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ गाड़ी उसका प्राइस क्या है। दो गाड़ियां उनकी सारी चीजें सिमिलर है, एक चीज वेरी कर गई, नंबर ऑफ सिलेंडर, तो प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ गया। तो मॉडल क्या सीखेगा, हर वेरिएबल का इम्पैक्ट सीखेगा, राइट। कि हाउ सिग्निफिकेंट माइलेज इज, हाउ सिग्निफिकेंट सिलेंडर इज, सिलेंडर कितना, एक यूनिट सिलेंडर बढ़ा दूं तो प्राइस पे कितना फर्क पड़ेगा, लेदर सीट्स लगा दें या नहीं लगा दें। तो मॉडल अब क्या लर्न कर रहा है, उन 24 कॉलम्स को लर्न कर रहा है, ठीक है, रो वाइज, कि कौन उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है, कौन सबसे इम्पोर्टेंट नहीं है। उस हिसाब से वो अब डेटा सीखना शुरू करेगा। मॉडल बिल्डिंग का मतलब है डेटा सिखाओ उसे, प्राइस और जो बाकी 24 वेरिएबल है वो पैटर्न सिखाओ उसे, यहाँ पे वो पैटर्न रिकॉग्निशन करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, कौन सी लाइब्रेरी यूज करते हैं यहाँ पे मशीन लर्निंग के लिए, साइकिट लर्न, एसके लर्न, ठीक है, ये लिखा है। वी आर यूजिंग एसके लर्न, जैसे हम पांडास यूज कर रहे थे डेटा बनाने के लिए, मैनिपुलेशन के लिए, ठीक है। मैटप्लॉटलिब यूज करा हमने चार्ट्स वार्ट बनाने के लिए, विजुअलाइजेशन के लिए, वैसे ही मशीन लर्निंग के लिए हम एसके लर्न, इसको साइकिट लर्न बोलते हैं, ये लाइब्रेरी यूज करते हैं, ठीक है। अब साइकिट लर्न में मॉडल्स की क्या असम्पशन है कि टेस्ट और ट्रेन दोनों को अलग अलग कर लो, ठीक है। ये न्यू डीएफ जो मॉडल मेरा है, इसमें सबसे पहले 0th इंडेक्स पे क्या पड़ा है, प्राइस, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल को हम वाई बोलते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को हम एक्स बोलते हैं, ठीक है। मैंने एक्स को अलग कर लिया कि वो डेटा में मॉडल डीएफ जो डेटा बना रखा है तुमने, मॉडल डीएफ डेटा में क्या करो, आईलॉग यूज करा, सारी रोज उठा लो फर्स्ट कॉलम से लेके 25वें कॉलम तक, राइट।
तो ये सारे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं 1 से लेके 25 तक, और मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ पड़ा है, पहले कॉलम पे ही। तो सारी रोज उठा लो किसकी, प्राइस की, डिपेंडेंट वेरिएबल की, 0 नंबर, उसको y बोल दो। तो प्राइस अलग हो गया और बाकी 24 वेरिएबल अलग हो गए। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? x और y अलग कर लिए, इंडिपेंडेंट अलग कर लिए, नहीं कोई और नहीं। इंडिपेंडेंट अलग कर लिए, x में डाल दिए, डिपेंडेंट y में डाल दिया। इंडिपेंडेंट को हम टारगेट वेरिएबल भी बोलते हैं, इंडिपेंडेंट को हम प्रेडिक्टर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो x और y जब अलग हो गए, उसके बाद मैंने क्या करना है, sklearn.cross validation लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन है टेस्ट ट्रेन स्प्लिट। अब यहाँ पे क्या कहानी आती है, मेरे पास कितने वेरिएबल थे, 804 गाड़ियां थी, रोज थी। अगर मैं मॉडल को सारा डेटा सिखा दूं तो मेरे पास टेस्ट करने के लिए कोई डेटा ही नहीं बचेगा, राइट? अगर मैं क्लास में तुम्हें सारे क्वेश्चन बता दूं दुनिया के, तो मैं, और तुमने रट्टा मार लिया उसको, समझ लो, राइट? तो तुम्हें कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं या नहीं आए, तो मेरे पास असाइनमेंट में देने के लिए कोई क्वेश्चन ही नहीं बचेगा, राइट? तो इसलिए मैं पूरा डेटा नहीं उसको सिखाता, मैं क्या सिखाता हूँ, जनरली 70% पोर्शन या 75% या 80% पोर्शन, राइट? 70-80% पोर्शन हम उसको सिखाएंगे मतलब उसको ट्रेन करेंगे, और बाकी पे उसको टेस्ट करेंगे, राइट? मेरे पास 10 सवाल है अगर, तो मैं 7 सवाल तुम्हें क्लास में करा दूंगा और फिर बोलूंगा बाकी 3 सवाल जो तुमने अभी नहीं देखे हैं वो सिमिलर ही हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बेस पे सॉल्व देम, राइट? अगर तुमने वो भी सॉल्व कर लिए तब मैं बोलूंगा यू आर क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट, नाउ यू कैन सॉल्व 11th क्वेश्चन टू, राइट? यही होगा। तो इसी बेस पे मशीन लर्निंग मॉडल भी चल रहे हैं, सेम फंडामेंटल, द वे ह्यूमन ब्रेन वर्क्स, उसी तरीके से ये चल रहे हैं। 70% 80% पोर्शन सिखाया, बाकी पे टेस्ट करा। अगर जो मैंने सिखाई चीजें वो तो बायस हो सकती हैं, राइट? मैंने बोला 1+2 विल बी 3, तो सेम क्वेश्चन मैंने जब पूछा दोबारा, तो तुमने पिछली बार याद कर लिया था कि 1+2 जब भी पूछेगा 3 बोलना है, ठीक है? बट जब मैंने पूछा 1+0, तो 0 वाला हमने कोई कॉन्सेप्ट नहीं करा था कि 0 ऐड करने पे क्या होता है, तुम्हें नहीं पता चला, तो इसका मतलब तुम्हारे एडिशन के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, राइट? तो वो वाली चीजें हम कहाँ टेस्ट कर सकते हैं, जो उसने कॉन्सेप्ट नहीं देखे टेस्ट डेटा में, जो बाकी 30% पोर्शन बचा हुआ है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि वो मेरे जो डेटा है एक्स वाई वाला, जो दो पोर्शन है हमारे पास, इंडिपेंडेंट और प्रेडिक्टर, इसको 4 हिस्सों में तोड़ दो। एक्स ट्रेन का मतलब क्या होगा, अब यहाँ देखो, अगर पहले यहाँ मैं क्या दे रहा हूँ, टेस्ट साइज 0.3 का मतलब 30% डेटा टेस्ट डेटा में चले जाए, तो 804 का 30% डेटा, ऑलमोस्ट 250 हमने अलग कर दी हैं, और बाकी जो गाड़ियां 500 550 गाड़ियां वो हम मॉडल को सिखाएंगे, ठीक है? तो वो सिखाने के लिए ये हमने 4 पोर्शन अलग कर लिए। हमारे पास अभी क्या है, एक्स और वाई पोर्शन है, तो एक्स ट्रेन अलग कर लिया, ठीक है, एक्स टेस्ट अलग कर लिया, वाई ट्रेन अलग कर लिया, वाई टेस्ट अलग कर लिया, राइट? मॉडल को क्या सिखाना है, कहाँ से, एक्स और वाई से टेस्ट ट्रेन स्प्लिट कर दो, टेस्ट का साइज 30% रख दो और 4 हिस्से बना दो। एक्स ट्रेन अलग कर दो, वाई ट्रेन अलग कर दो, एक्स अलग कर दो, वाई टेस्ट अलग कर दो। एक्स ट्रेन का मतलब है, एक्स का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ट्रेन का मतलब क्या है, ट्रेनिंग डेटा की। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ 540 कार्स। एक्स टेस्ट का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ असाइनमेंट 250 कार्स, राइट? वाई ट्रेन का मतलब क्या है, ट्रेन, तो वाई प्राइस ऑफ 550 कार्स। वाई टेस्ट का मतलब प्राइस ऑफ 250 कार्स, जो हमने छोड़ दिए अभी के लिए। क्लियर? ये 4 हिस्से बना देने हैं, ये क्लियर है? साहिल एक बार रिपीट कर दोगे प्लीज ये? मेरे पास क्या है, एक्स और वाई। एक्स मेरा प्राइस है, वाई मेरा क्या है,
सॉरी y मेरा प्राइस है और x मेरा क्या है 24 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, राइट? यही है, ऐसे ही है। 804 गाड़ियां हैं मेरे पास, ठीक है। आठ सौ चार गाड़ियां हैं मेरे पास, ठीक है। ठीक है, ये है मेरा हिस्ट्री डेटा, राइट? यही है मेरा ओवरऑल डेटा। 804 गाड़ियों का डेटा मुझे दे रखा है, एक्स और वाई में मैंने तोड़ लिया उसको। मेरे पास टोटल 25 वेरिएबल हैं, उसमें से एक प्राइस है जिसको वाई में डाला हुआ है हमने, एक को एक्स बोला हुआ है जिसके अंदर, जिस डेटा के अंदर 24 वेरिएबल है। क्लियर? ऐसा डेटा इस टाइम पे मेरे पास। अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये पूरा डेटा उसको नहीं सिखा सकते कि गाड़ी का ऐसा पैटर्न हो और उसका प्राइस ये होगा। ये पूरा पूरा पैटर्न, उसको पूरा डेटा अगर सिखा देंगे तो किसी चीज को टेस्ट करने के लिए डेटा ही नहीं बचेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जनरली 70-30% पोर्शन निकाल के उसको हम क्या करेंगे, इतना पोर्शन लेंगे। ये क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा 70%, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रेनिंग डेटा, ठीक है। और जो बाकी बच गया, जिसको मैं मॉडल को नहीं सिखाऊंगा, उस पर टेस्ट करूंगा उसे, वो क्या हो गया, टेस्ट डेटा या वैलिडेशन डेटा। क्लियर? अब ये पोर्शन क्या है, ये क्या पोर्शन, बताओ भाई। ये एक्सट्रेन पोर्शन एक्सट्रेन, इसमें इसके अंदर कितनी रोज कितने कॉलम्स है? कॉलम्स 24 और रोज होंगी मेरी 70% ली है, 550। 70%, हाँ ठीक है, 550। 550 के आसपास होंगी, ठीक है। ओहो, तो ट्रेन जो था मेरा वो 70% था 804 का, ठीक है, विच इज से 550 गाड़ियां, ठीक है। और ये बाकी जो 30% बच गया था, ये वो वाला पोर्शन है जो 254। समथिंग अराउंड 250 गाड़ियां होंगी, राइट? इन दोनों को मिला दो तो 804 गाड़ियों के आसपास पहुंच जाओगे, राइट? यही है। तो ये वाला पोर्शन क्या हो गया मेरा, एक्स एक्स ट्रेन, राइट? यही लिखा है मैंने यहाँ पे, एक्स ट्रेन बना दो, राइट? एक्स ट्रेन में क्या गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ 550 कार्स, सही है। फिर एक क्या बनाया है, दूसरा है मेरे पास एक्स टेस्ट। एक्स टेस्ट में क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स ऑफ रेस्ट आउट 250 कार्स, ठीक है। फिर क्या है वेरिएबल, वाई ट्रेन। वाई ट्रेन क्या होगा, ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये पोर्शन क्या होगा तुम्हारा, ठीक है। ये वाला पूरा पोर्शन क्या होगा, वाई ट्रेन। वाई वेरिएबल मतलब प्राइस ऑफ कितना, 550 गाड़ियों का, ये वाई ट्रेन हो गया। ये पोर्शन क्या है, वाई टेस्ट, ठीक है। तो वाई टेस्ट में क्या है, 250 गाड़ियों का प्राइस। क्या मुश्किल है इसमें समझने में, क्लियर है अब? Okay, right. ठीक है। ये किया हमने, इस फंक्शन से हमने ये चार जो पोर्शन बने हैं, इससे हमने ये चीज बनाई है, ये चीज हुई है इंटरनली, ये चार हिस्से, एक, दूसरा, तीसरा, ये चौथा। क्लियर? मॉडल को क्या सिखाना है हमने, ये वाला पोर्शन, ये पूरा प्राइजेस सीखो, इन पैटर्न से उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखो और देखो कि ऐसे कॉम्बिनेशन ऑफ गाड़ी का क्या प्राइस रहता है। 550 गाड़ियों का डेटा सीखो, ये वाला पोर्शन उसको सिखा रहे हैं, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन
मॉडल के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो ये बन गया। फिर हमने क्या चलाना है यहाँ पे, लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन क्यों चलाना है, क्योंकि प्राइस इज माई कॉन्टिन्यूस वेरिएबल विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। तो कोई भी कॉन्टिन्यूस चीज प्रेडिक्ट करनी है तो हम लीनियर रिग्रेशन चलाते हैं, जो टाइम के साथ लेना देना नहीं है जिसका, ठीक है। तो हमने क्या sklearn लाइब्रेरी के अंदर, लीनियर मॉडल लाइब्रेरी के अंदर लीनियर रिग्रेशन कॉल किया। लीनियर रिग्रेशन का खाली एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ये lm। ये lm क्या बना, एक खाली डब्बा जिसके अंदर सारी ये मॉडल की मेमोरी है, अभी उसका दिमाग खाली है, इस दिमाग में हम उसको ट्रेन करके सामान भरेंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड मॉडल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये एक खाली ऑब्जेक्ट बना दिया जिसके अंदर उसकी मेमोरी जाएगी, जो भी वो पैटर्न सीखेगा वो किसी के अंदर तो जाएंगे, यहाँ पे स्टोर होंगे। फिर हमने क्या बोला कि उसके दिमाग में फिट कर दो क्या, वो दो डेटा, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन। तो ये जो दिमाग है, ये इसके अंदर क्या चल रहा है, ये कहाँ से बना है, लीनियर रिग्रेशन से बना है। तो लीनियर रिग्रेशन चला दो इस पे, एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे, और उसको स्टोर कर लो उसी वाले मेमोरी में, ठीक है। कोड चल गया, उसने सारे पैटर्न्स लर्न कर लिए। अब उसने जो लर्न करा है वो सही है या नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि मॉडल ने किस चीज से कितना लर्न कर रहा है, राइट। पहले ये देखना जरूरी है। तो lm डॉट कोएफिशिएंट्स आता है। लीनियर रिग्रेशन अब कैसी रिग्रेशन है ये ध्यान में देखो। इसमें क्या होता है, y इक्वल टू, y मेरा क्या है, प्राइस। प्राइस कैसे बनेगा, इंटरसेप्ट प्लस बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस बीटा 3 x3 एंड सो ऑन, जितने भी वेरिएबल। दिस इज अ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, ठीक है। दिस इज अ लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन, क्लियर। ये जो प्राइस है वो कैसे बनेगा, यहाँ पे अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो y क्या मेरा प्राइस, तो किसी गाड़ी का प्राइस वो कैसे बता रहा है, इंटरसेप्ट क्या है वो अभी बताते हैं, ठीक है। इंटरसेप्ट मतलब, इंटरसेप्ट को ऐसे समझ लो, सम बाय डिफॉल्ट वैल्यू, बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्लस बीटा 1 क्या होगा, वेट ऑफ अ वेरिएबल। अब सिलेंडर और माइलेज दोनों में अलग अलग वेटेज होगा, साउंड सिस्टम का बहुत कम इम्पैक्ट होगा प्राइस पे, ठीक है, बट माइलेज का बहुत ज्यादा होगा, राइट। बहुत, एक गाड़ी जिसकी माइलेज 8 है उसका प्राइस बहुत ज्यादा हो सकता है एज कम्पेयर टू एक गाड़ी जिसकी माइलेज 20 है, राइट। 20 वाली मारुति है और 8 वाली से तुम्हारी ऑडी है, तो दोनों के प्राइस में बहुत ज्यादा फर्क होगा, राइट। तो मतलब माइलेज इज इम्पैक्टिंग अ लॉट, बट साउंड सिस्टम इतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा। साउंड सिस्टम से गाड़ी के प्राइस में सिर्फ 5,000 रुपए का फर्क पड़ रहा है, ठीक है। जबकि माइलेज चेंज होने से गाड़ी के प्राइस में बहुत ज्यादा चेंज आता है। तो हर वेरिएबल का अलग वेट है, ठीक है। तो वो वेट को हम क्या बोलते हैं, बीटा या कोफिशिएंट या एस्टिमेट्स, राइट। बीटाज या कोफिशिएंट या एस्टिमेट्स या वेट्स जनरल लैंग्वेज में, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, ठीक है। इन चीजों को, ये क्या है, ये जो बीटा B1 B2 B3 लिखा है, दीज आर बीटास, वेट्स ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ अ वेरिएबल, राइट। वेट इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे वेट, हर वेरिएबल का वेट निकल के आएगा कि इसका वेट है से 20.2, ठीक है। 20.2 किसका वेट है, माइलेज का, ठीक है, माइलेज का, प्लस सिलेंडर का वेट निकल के आया 2.4, ये किसका वेट है, सिलेंडर का, राइट। प्लस 0.7 ये किसका वेट है, से साउंड सिस्टम लगा है या नहीं इसका, राइट, एंड सो ऑन। ऐसी इक्वेशन बनेगी, राइट। अब मशीन कैसे सीखेगी, अब
एक नई गाड़ी है जिसका प्राइस पता करना है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू मतलब समझ लो कि तुम्हें खाली गाड़ी के अंदर कुछ नहीं लगा तो गाड़ी का प्राइस तो भी क्या होगा, से 1,00,000 रुपए, ठीक है। ये कहाँ से निकलेगा ये भी अभी देखते हैं, ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू होगी 1,00,000 तुम्हारा, विच इज इंटरसेप्ट। अब मैंने बोला है कि गाड़ी का प्राइस बताओ क्या होना चाहिए, तो वो कैसे बनेगा, बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्लस मॉडल बनने के बाद वेट क्या निकल के आया 20.3 किसका, माइलेज का। तुम्हारी गाड़ी की माइलेज क्या है ये बताओ, 20, ठीक है। फिर मैंने बोला कि अच्छा 2.4 इंटू सिलेंडर का, तुम्हारी गाड़ी में सिलेंडर है 4, ठीक है, प्लस 0.7 इंटू साउंड सिस्टम लगा ही नहीं है, साउंड सिस्टम के अंदर कैसी वैल्यूज है 10, राइट, तो तुम्हारी गाड़ी में साउंड सिस्टम नहीं लगा तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। ऐसे बाकी वेरिएबल। अब मैं कहता हूं कि बताओ गाड़ी का प्राइस क्या बना, ठीक है। ये देखो, ऐसी गाड़ी जिसके अंदर माइलेज थी 20, गाड़ी का प्राइस था, नंबर ऑफ सिलेंडर थे 4 और साउंड सिस्टम नहीं लगा था, डमी है ये, राइट, अपनी तरफ से हमने अज्यूम की है वैल्यूज, उस गाड़ी का प्राइस क्या होगा 1,04,15 रुपए। क्लियर, ऐसे निकल रहा है अंदर से प्राइस, इस इक्वेशन को सॉल्व करके वो प्राइस लेके आ रहा है, राइट। हमारा मॉडल का क्या काम है, ये वेट ढूंढने, बीटा 1 एक्स बीटा 2 बीटा 3 इंटरसेप्ट ये ढूंढना, ठीक है। तो ये हमें मशीन बताएगी कि वेट्स कितने कितने इंपॉर्टेंट कौन वेरिएबल है, उनके क्या वेट्स हैं, वो वेट्स इंटरनली वो फिट करेगा, हमने कुछ फिट नहीं करना है, हमें तो सारा कुछ पाइथन करके दे रहा है, ठीक है। बट बिहाइंड द सीन ये चीज चल रही है, ऐसी इक्वेशन में बीटास निकल के आएंगे प्लस माइलेजेस जो होंगी वो फिट होके सॉल्व होके हमें प्राइस बताता जाएगा। रिगार्डिंग द लीनियर रिग्रेशन फॉर्मूला, इसमें रैंडम एरर्स भी तो ऐड होते हैं ना, इंटरसेप्ट बीटा नॉट प्लस b1 into x1 so till so on to xn and plus epsilon means random error. एप्सिलॉन की प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन में, वी अज्यूम एरर्स टू बी 0। ओके ओके, assumption है लीनियर रिग्रेशन की, वी अज्यूम एरर टू बी 0, ठीक है। तो ऐसे करके मेरे पास प्राइस निकल के आ जाएगा। क्लियर, ये चीज चल रही है इंटरनली। अब इसको देखते हैं यहाँ पे कि हर वेरिएबल का बीटा कितना निकला, पहले वो देखते हैं। बीटा देखने के लिए कौन सा फंक्शन, कोएफ अंडरस्कोर। तो लीनियर मॉडल के अंदर कोएफिशिएंट कितने निकले हर वेरिएबल के ये बता दो। ये देखो, एक उसने वो बना दी, मैट्रिक्स टाइप बना दी, ये पहले वेरिएबल की, ये दूसरे का, ये तीसरे का। इसको तुम एक्सेल में लेके जा सकते हो और उनके सामने सामने ये भी वेरिएबल भी उठा के लिख सकते हो कि अच्छा माइलेज का कोएफिशिएंट कितना है, इसका कितना है। जिनका कोएफिशिएंट, अब कोएफिशिएंट देख रहे हो, कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है, राइट, ऐसा ही है। क्यों, कोएफिशिएंट कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। ये देखो, -6 +5। अब पॉजिटिव कोएफिशिएंट का क्या मतलब है कि ये चीज पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रही है प्राइस को, राइट। फॉर एग्जांपल 5 जो 5.6 ये जो निकल के आया है, ये कोएफिशिएंट है फॉर एग्जांपल सिलेंडर का, ठीक है। सिलेंडर का कोएफिशिएंट है पॉजिटिव में। इसका मतलब है अगर मैं सिलेंडर प्राइस कितना बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा 5.6। क्लियर, तो अगर 1 यूनिट सिलेंडर बढ़ाएंगे गाड़ी में तो हमें प्राइस बढ़ाना पड़ेगा कितने पैसे से, 5.6 से। ये 6.7 क्या है, से माइलेज है। तो अगर गाड़ी की माइलेज बढ़ाएंगे तो प्राइस कम करना पड़ेगा कितना, 6 रुपए से, राइट। तो नेगेटिव मतलब इनका प्राइस के साथ नेगेटिव रिलेशनशिप है, पॉजिटिव मतलब ये चीजें अगर ज्यादा डालेंगे तो प्राइस बढ़ेंगे, ये चीजें अगर डालेंगे तो प्राइस कम
जाएंगे नेगेटिव मतलब, ठीक है। किन चीजों से प्राइस ऊपर जा रहा है, किन चीजों से प्राइस नीचे आता है, ठीक है। ये देखने के लिए ये क्या है, वेरिएबल का वेट, और जितना बड़ा कोएफिशिएंट होगा उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा उसका। क्लियर। एक वेरिएबल का कंट्रीब्यूशन है 5.6, एक का है 7.8, ठीक है। तो 7.8 वाले का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है 5.6 वाले से। ये रैंक ऑर्डरिंग भी यहाँ से कर सकते हो। क्लियर। कोई डाउट इसमें? ये देखो मैंने इसको इजी बनाने के लिए यहाँ पे ये काम कर ही दिया। इसमें सर इंटरसेप्ट वैल्यू क्या है? आ रहे हो उसी पे भी आ रहे हो। साहिल सर, ये लास्ट वाली क्लास का रिपीट नहीं है क्या? लास्ट वाली क्लास से कुछ एक्स्ट्रा है क्या ये? मतलब जो हम लोग का जो बैच कौन हुआ बोल रहा है? मैं अर्नव बोल रहा हूँ सर। नहीं, तुम्हारे बैच में सारा कुछ हुआ था। कोएफिशिएंट एक तो वो समझ में आया था जो आपने -60 से वो 60। कोरिलेशन था, दैट वाज नॉट कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट उसमें नहीं पढ़ाया था सर उस वाले क्लास में। चलो आप पढ़ लो। नहीं पढ़ा। दिस इज अ थोड़ा मशीन स्कूल गया लर्निंग ना मॉडल। बीच में, मशीन मुझे लगा लर्निंग पहले मॉडल में वाला हम करा रहे हो तो देखना हाँ? बंद कर दिया। मुझे लगा पहले वाला करा रहे हो तो मैं थोड़ा यहाँ वहाँ घूम लिया, नहीं देखना बंद कर दिया। बात देखा हर क्लास में भाई मैं 10 नई चीजें बता देता हूँ। 10 चीजें मैं किसी क्लास में भी ना बताऊं, ठीक है। तो कोई भी सेशन है उसको उतना ही अटेंटिवली अटेंड करो, बिकॉज देयर विल बी न्यू थिंग्स, ठीक है। रिकॉर्डिंग नई वापस चीजें देखनी तो पड़ेगी और कुछ। बिल्कुल देखनी पड़ेगी। अब जैसे जैसे काम करोगे वैसे फल मिलेगा, ठीक है। तो अब ऑन द स्पॉट जितने जो एग्जांपल दिमाग में आया वो दे दिया, ठीक है। तो कोई एग्जांपल किसी में दे दिया, कोई किसी में दे दिया, कोई चीज किसी में मिस हो गई, किसी में आ गई, तो ऐसा हो सकता है। तो इसलिए अटेंटिवली वो देखो, ठीक है। तो कोएफिशिएंट समझना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ कोएफिशिएंट और इंटरसेप्ट, तो ये एक मैंने टेबल बना दिया है। हर वेरिएबल के सामने सामने उसका वो बता दो। इसको एक बार देखते हैं। अरे सर ये कोएफिशिएंट की वैल्यू ये मॉडल ने अपने आप कैलकुलेट की है? ये मॉडल ने कैलकुलेट कर रही है बेस्ड अपॉन किसका वेरिएबल का कितना इम्पैक्ट है ये देखते हुए। ओके। सर एक नॉर्मल प्रैक्टिस में जब हम डेटा लोड करेंगे और लीनियर रिग्रेशन इंपोर्ट करके रन करेंगे तो उसके बाद हमें इमीडिएटली जो एक आउटपुट वैल्यू चाहिए, जो एक प्राइस हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, वो इमीडिएटली मिल जाता है कि उसके बाद हमें कुछ और स्टेप्स हैं जो उसको डिफाइन और रिफाइन करने के लिए करने पड़ते हैं? प्राइस इमीडिएटली मिल जाता है मतलब? हमने ये मॉडल इंपोर्ट किया और हमने कुछ डेटा उस पर इंपोर्ट कर रखा था पहले, जिसके बेसिस पे ये मॉडल एक प्राइस प्रेडिक्शन करेगा। तो नहीं, आप बोल रहे हो कि मॉडल बन चुका है? हाँ, ये जो इंपोर्ट किया आपने इसके ऊपर इंपोर्ट मैंने कुछ नहीं करा। क्या इंपोर्ट करा मैंने? ये sklearn में हाँ। इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन जो किया यहाँ पे कुछ इसके अंदर मैं पास करूंगा कि मेरा डेटा क्या है। मैंने अपना डेटा पास किया, ये देखो अपना डेटा, ये मेरा एक्सट्रेन मेरा डेटा है और ये प्राइस है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ये मैं पास करूंगा। इसके बाद ये लर्न कर लेगा सारे पैटर्न्स। हाँ जी, मैं वही कह रहा हूँ कि इसको इंपोर्ट करने के बाद और ये डेटा जो एक्सट्रेन और वाइट्रेन देने के बाद हमें एक वैल्यू मिल जाएगी कि उसके बाद बीच में भी कुछ ऐसे करना है हमें कुछ? नहीं, जो जिस प्रोसेस में जिस स्टेप में हम चल रहे हैं वैसे ही करना है हमेशा। ये जैसे मिल गया मतलब उसने लर्न कर लिया। अब तुमने अगर एक्सट्रेन में उसको गंदगी दी थी तो वो लर्न भी क्या करेगा? गंदगी लर्न करेगा, राइट। अगर अच्छे वेरिएबल नहीं दिए थे
तो आउटकम भी क्या होगा, खराब ही होगा, राइट। ये हम आगे जाके वैलिडेट करेंगे कि जो उसने लर्न करा हुआ है वो काम का है भी या नहीं, राइट। मैंने बोला कि ये हमने तुमने बोला कि हाँ मुझे सारे कॉन्सेप्ट आ गए, तो बोलने से थोड़ी हो जाएगा। यहाँ पे तो वो क्लेम कर रहा है कि हाँ कि मैंने लर्न कर लिया है, राइट। अभी वो सही लर्न कर रहा है कि नहीं करा ये हमने नहीं देखा है, राइट। इसको हम टेस्ट करेंगे, वैलिडेट करेंगे इस चीज को। हाँ जी, मैं वही राइट, पूछ रहा था कि मॉडल पर्सपेक्टिव से। मॉडल बन गया है बट मॉडल वैलिडेट नहीं हुआ अभी। मॉडल बन चुका है, मॉडल हैज लर्न, ठीक है। अब उसकी लर्निंग के अंदर क्या लर्न करा है वो हम देख रहे हैं, फिर उसको हम वैलिडेट करेंगे कि जो उसने लर्न करा है वो सही भी लर्न करा है कि नहीं करा। और वी नीड टू गो बैक एंड मॉडल को हमें और चीजें देनी पड़ेंगी और डेटा देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमने सिलेंडर, माइलेज, ये चीजें नहीं दी थी, बट प्राइस इस पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, तो एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं आई गिने चुने वेरिएबल जो हमने दिए थे। तो मे बी हमें कुछ और एडिशनल फीचर्स डालने होंगे जिससे और पैटर्न पकड़े वो, समझ रहे हो। मैं कह रहा हूँ तुम्हारा एक्सपेंस कितना है महीने का, बट मैंने क्या दिया, तुम कौन से शहर में रहते हो, बस यही, राइट। एक्स ट्रेन में मैंने एक ही वेरिएबल दिया, तुम क्या मैं कौन से शहर में रहता हूँ इससे प्रेडिक्ट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, राइट। तो मॉडल बोलेगा कि हाँ मैंने लर्न कर लिया, बट जब मैं मॉडल को टेस्ट करूंगा नए डेटा पे तो मॉडल एक्यूरेट आंसर्स नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसने लर्न ही बहुत कम कर रहा है, उसने तो एक चीज से लर्न कर रहा है वो, तो मुझे कुछ और चीजें डालनी पड़ेंगी जिससे वो पैटर्न पकड़े। तो हाँ तुम कौन से शहर में रहते हो, तुम्हारी सैलरी कितनी है, कौन सी कंपनी में काम करते हो, इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है, उससे डिसाइड होगा कि तुम्हारा एक्सपेंस क्या है, राइट। तो मैं जितने अच्छे वेरिएबल पास करूंगा वो चेंज होता जाएगा। तो मैं हर बार वो बोलेगा कि हाँ मॉडल बन गया है, मॉडल को मैं टेस्ट करूंगा, जब एक्यूरेसी अच्छी आएगी उस पैक पे मैं रोक दूंगा कि हाँ अब ये मॉडल सही है, अब इसको बैक एंड फोर्थ जाने की जरूरत नहीं है। तो इट्स अ टू एंड फ्रो मूवमेंट, इसमें तुम बैक एंड फोर्थ जाते रहोगे, आइट्रेशन, इट्स आइट्रेटिव मोड। मॉडल रियल वर्ल्ड में जो हम यहाँ 2 घंटे में बना रहे हैं 6-6 महीने में भी बनते हैं, ठीक है। मैंने पिछला मॉडल 6 महीने में बनाया, उससे पहला मॉडल 1 महीने के अंदर बना। तो हर मॉडल की अलग कॉम्प्लेक्सिटी है, तो बहुत बार तुम्हें आगे पीछे जाके नए चीजें ऐड करके पूरा स्क्रैप भी करना पड़ सकता है कि ये तो सब बेकार है, इनसे कुछ नहीं हो रहा, नया डेटा लाओ, ठीक है, नई अप्रोच लाओ, लीनियर रिग्रेशन नहीं फिट हो रहा, तो कुछ भी करना पड़ सकता है, राइट। तो यहाँ पे अभी हम पहला ही मॉडल देख रहे हैं, यू विल कम टू नो ऑल दीज थिंग्स। मतलब जैसे जैसे हम और एग्जांपल्स और टेक्निक्स करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि अच्छा क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या करना है, ठीक है। तो इस स्टेप पे मॉडल ने बोल दिया कि हाँ मैंने सीख लिया। क्या सीखा है अभी हम वो देखने जा रहे हैं कि मॉडल ने पॉजिटिव किनको सीखा है, नेगेटिव किनको सीखा है, किन चीजों का मॉडल बोल रहा है पॉजिटिव इम्पैक्ट है, किनका नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो कितने इन लाइन है हमारे। मैं बिजनेस ओनर हूँ, मुझे गाड़ियों का पूरा पता है फॉर एग्जांपल, राइट। तो मैंने एक मॉडल बनाया जिसमें वो बोल रहा है कि अगर हम गाड़ी में सिलेंडर बढ़ाएंगे तो प्राइस हमें बढ़ाना पड़ेगा, बट रियल वर्ल्ड में फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं, अज्यूम कर लो ऐसा नहीं होता, राइट। तो मैं बिजनेस वाला बंदा बोलूंगा कि ऐसा तो होता ही नहीं है, प्राइस वो बढ़ाने से हमें कम करना होता है, बढ़ाना नहीं होता, ठीक है। तो वो बोलेगा कि नहीं मॉडल उतना सही नहीं है, ये इस मॉडल को हम यूज नहीं कर सकते, राइट। तो बिजनेस अंडरस्टैंडिंग से भी वो सारी चीजें वैलिडेट होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम कोएफिशिएंट देखेंगे कि किन चीजों को पॉजिटिव बोल रहा है, किन को नेगेटिव बोल रहा है, क्योंकि हमें ये समरी भी बतानी होगी क्लाइंट को, या क्योंकि इन्हीं को यूज करके वो अंदर प्राइस बता रहा है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, अब ये ध्यान से देखना, ये मेरा वेरिएबल और ये उसका बीटा कोएफिशिएंट, ठीक है। कोएफिशिएंट को मैंने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट कर दिया। ऊपर कौन से आ जाएंगे, पॉजिटिव वाले, ये सारे पॉजिटिव वाले हैं, ठीक है। इन चीजों का पॉजिटिव इम्पैक्ट है किस पे, क्या हो जाता है इसको, इन चीजों का पॉजिटिव इम्पैक्ट है किस पे, प्राइस पे। प्राइस पे। और इन चीजों का नेगेटिव इम्पैक्ट है प्राइस पे, ठीक है। ओहो, साहिल सर एक चीज बताइए, ये जो हम
डेटा क्लीन करते हैं उसके बाद वाला स्टेप है क्या कोफिशिएंट निकालना? मॉडल बनने के बाद है, ये मॉडल ने दिया है ये हमारे। जब हमने ये स्टेप चला दिया मॉडलिंग वाला, लीनियर रिग्रेशन चला दिया, मॉडल ने लर्न कर लिया LM, ये उसके बाद है, LM बनने के बाद का स्टेप है ये। जब X ट्रेन Y ट्रेन में तोड़ दिया तुमने पूरा डेटा, तो X ट्रेन और Y ट्रेन जब मॉडल को सिखाए टेक्निक को, उसके बाद ये देख रहे हैं कि उसने जो सीखा उसके अंदर वेरिएबल्स कौन से पॉजिटिव हैं कौन से नेगेटिव आए हैं, राइट। ये जब डेटा बना लिए, डमी वेरिएबल्स बना लिए थे और उसको शॉर्ट लिस्टिंग कर लिए, तो मेरे पास 27-25 वेरिएबल रह गए थे। उसके बाद हम क्या बनाएंगे, उन 25 वेरिएबल के यूज करके मॉडल बनाएंगे। मॉडल हमें कोफिशिएंट देगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मॉडल बनाया, ये 4 लाइनें मॉडल की हैं, ठीक है। मॉडल के बाद हम कोफिशिएंट चेक कर रहे हैं, ठीक है। ये देखो, अब कुछ चीजें पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव है। अब देखते हैं, ये देखो लीटर जैसे फॉर एग्जांपल, इसको कैसे इंटरप्रेट किया जाता है रियल वर्ल्ड में। 1 यूनिट चेंज इन लीटर विल, पॉजिटिव साइन है बीटा का, विल, तो क्या प्राइस क्या होगा, विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ अ कार बाय कितना, कितना गाड़ी का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा अगर 1 यूनिट चेंज करते हैं। 5617, राइट। अगर 1 यूनिट, तो मतलब यहां से हमें क्या पता लगा कि 1 यूनिट लीटर चेंज होने पे गाड़ी का प्राइस में, एक गाड़ी है उसकी लीटर कैपेसिटी है 20, एक की है 21, और बाकी सारी चीजें सेम है, तो उनके प्राइस में क्या फर्क होगा, 5600 का फर्क होगा बस, राइट। ये पता चला हमें कि 1 यूनिट प्राइस अगर चेंज कर दे हम, ठीक है, एक बढ़ा दे अगर हम, 1 यूनिट चेंज इन लीटर विल इंक्रीज द प्राइस बाय दिस मच। 1 यूनिट चेंज की जगह इंक्रीज लिख सकते हैं, ठीक है। 1 यूनिट इंक्रीज इन लीटर विल इंक्रीज द प्राइस बाय दिस मच, ठीक है। मेक सेंस, जिन गाड़ियों में लीटर कैपेसिटी ज्यादा उनका प्राइस ज्यादा होता है, राइट। साउंड सिस्टम, अगर गाड़ी में साउंड सिस्टम लगाया है वर्सेस नॉट लगाया है, तो प्राइस में कितना फर्क होगा, 654 रुपीज का, राइट। तो 1 यूनिट इंक्रीज इन साउंड सिस्टम, 1 यूनिट इंक्रीज इन साउंड सिस्टम, ये मतलब नहीं 1 से 2 साउंड सिस्टम लगा दिए, मतलब उसके वेरिएबल कैसे हैं, 1 या 0 वाले है या नहीं है। अगर है तो प्राइस इतने रुपीज ज्यादा होगा, किससे, जब गाड़ी में साउंड सिस्टम नहीं लगा, राइट। तो 1 यूनिट change in sound system will increase price by 654 rupees। मेक सेंस, हाँ ऐसे ही होता है। साउंड सिस्टम जिसमें लगा होगा फिट होगा उसका प्राइस ज्यादा होगा, जिसमें नहीं लगा होगा उसका थोड़ा कम होगा। सेम गोस फॉर लेदर सीट्स, लेदर सीट्स लगी हैं तो प्राइस 250 रुपए ज्यादा होगा, अगर नहीं लगी हैं तो कम होगा, राइट। ऐसे ही होगा। वैसे बाकी वेरिएबल, जो वैगन टाइप की गाड़ियां हैं उनका प्राइस 3000, उनका प्राइस 3200 रुपए ज्यादा है एज कम्पेयर टू एनी अदर टाइप ऑफ वैगन कार, ठीक है। वैसे ही अगर टाइप, अगर हैचबैक है तो उसका प्राइस इतने रुपए ऑन एन एवरेज ज्यादा है उन गाड़ियों से जो हमने कंसीडर नहीं करी है, राइट। इसी तरीके से नेगेटिव वेरिएबल है माइलेज, माइलेज है -15। भाई बोल के पूछो, सिंदर बोल के पूछ, बोल के। ठीक है। अब वैसे ही कुछ नेगेटिव वाले हैं, जैसे माइलेज है। अब माइलेज का क्या इम्पैक्ट है, -19, मतलब अगर गाड़ी की माइलेज बढ़ाते हैं तो उसका प्राइस कम करना पड़ेगा इतने पैसे से। ऐसा ही होता है, जो हाई एंड गाड़ियां हैं उनमें माइलेज लो होती है, उनका प्राइस ज्यादा होता है। माइलेज और प्राइस का इनवर्स रिलेशनशिप होता है रियल वर्ल्ड में भी, ऐसा ही है, नेगेटिव ही आया। सिलेंडर
और प्राइस का भी ये नेगेटिव बता रहा है बट रियल वर्ल्ड में पॉजिटिव होता है। तो कोई वेरिएबल हो सकता है जो मतलब डमी डेटा है तो वो रियलिस्टिकली फिट ना करे, तो इट इज पॉसिबल। ठीक है, ठीक है। डोर्स का भी नेगेटिव है। तो यहाँ पे क्या है, कुछ स्पोर्ट्स गाड़ियां हैं जिनमें 2 डोर्स हैं, कुछ गाड़ियां जिनमें 4 डोर्स हैं। अगर तुम डेटा देखोगे तो डोर्स 2 वाली गाड़ियां भी है, 4 वाली भी है। 2 वाली गाड़ियों का क्या मतलब है, वो स्पोर्ट्स गाड़ियां होंगी, लग्जरी गाड़ियां होंगी। नॉर्मल गाड़ी में कितने हैं, 4 डोर्स। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, अगर मैं डोर्स बढ़ा रहा हूँ तो प्राइस क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम करना पड़ेगा, नेचुरल है। 2 से 4 स्पोर्ट्स गाड़ी से अगर नॉर्मल गाड़ी पे जाओगे तो प्राइस कम हो जाएगा, राइट, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इंटरप्रेट करते हैं कि कौन सा वेरिएबल कितना है पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है या नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है उस चीज को, राइट। अब एक और चीज आती है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट देखते हैं क्या है, डॉट इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या उसने कितनी निकाली है, 19,337। ठीक है, 19,337 मतलब बाय डिफॉल्ट प्राइस एक गाड़ी का क्या है, 19,337। अब ये इंटरसेप्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे हर मॉडल का एक इंटरसेप्ट होगा। इंटरसेप्ट का मतलब है कि जब मेरे सारे एक्स वेरिएबल 0 हैं, ये मेरे एक्स वेरिएबल हैं। फॉर एग्जांपल उस गाड़ी में हमने शॉर्टलिस्ट किए फाइनल वेरिएबल्स, जैसे कि साउंड सिस्टम लगा है या नहीं। ठीक है, ये एक वेरिएबल है। लेदर सीट्स लगी हैं या नहीं, ये एक वेरिएबल है। और माइलेज क्या, ये 3 वेरिएबल हमने शॉर्टलिस्ट किए। ठीक है, फाइनल 3 वेरिएबल। अब मैं मेरी जो गाड़ी है उसमें साउंड सिस्टम वाला वेरिएबल भी क्या है, 0। लीनियर रिग्रेशन इक्वेशन है, साउंड सिस्टम भी क्या है, 0। तो ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, ठीक है, ये इक्वेशन है। x1 मेरा साउंड है, ये भी 0 है। ठीक है, तो क्या होगा, इंटरसेप्ट प्लस बीटा, बीटा जो भी निकला होगा साउंड का बीटा क्या निकला है, 600 इनटू साउंड सिस्टम लगा ही नहीं है, 0, प्लस लेदर सीट्स का बीटा क्या है, 253 इनटू लेदर सीट्स भी नहीं है, 0, प्लस माइलेज क्या है, माइलेज का बीटा क्या है, -19। ठीक है, 0.19 इनटू माइलेज है मेरी गाड़ी की 20। ठीक है, तो इंटरसेप्ट भूल जाओ अभी के लिए। तो क्या इस गाड़ी का प्राइस -3 रुपए होगा, बोलो। नहीं, ऐसा तो नहीं हो Obviously सकता। not, right? तो there are a lot of things that we haven't considered, right? अब अगर उसमें साउंड सिस्टम नहीं लगा है, उसमें लेदर सीट्स भी नहीं लगी, और तीसरा वेरिएबल जो तुमने माइलेज लिया है उसकी कोई वैल्यू है, उसके अलावा बाय डिफॉल्ट बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कंसीडर नहीं की गई हैं, जिनका एक कांस्टेंट इम्पैक्ट है गाड़ी के प्राइस पे, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में नहीं आई। तो इंटरसेप्ट इज नथिंग बट वो चीजें जो हमने कहीं कहीं छोड़ दी हैं, राइट, उनका इम्पैक्ट क्यूमुलेटिवली किसमें पड़ा हुआ है, इंटरसेप्ट, राइट। जब मेरे एक्स वेरिएबल्स नहीं है तो बाय डिफॉल्ट अगर मैंने 2 ही वेरिएबल, ये तो वेरिएबल तो मैं शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ ना, इसका मतलब ये थोड़ी है कि गाड़ी में वो वाली चीज नहीं है, समझ रहे हो। अगर मैंने 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल शॉर्टलिस्ट किए कि मैं साउंड सिस्टम लगा है या नहीं, लेदर सीट्स हैं या नहीं, अलॉय व्हील्स हैं या नहीं, इसके बेस पे बताऊंगा गाड़ी का प्राइस क्या है। तो अगर ये तीनों वेरिएबल ही नहीं है किसी गाड़ी में, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो खाली डब्बा है, उसमें कुछ तो लगा है, उसका प्राइस तो है ही है, राइट। तो वो जो बाय डिफॉल्ट प्राइस है, जो वेरिएबल्स नहीं कैप्चर कर पा रहे, उन वेरिएबल्स का इम्पैक्ट किसने पकड़ा हुआ है, इंटरसेप्ट ने। इंटरसेप्ट वो सारी चीजें होल्ड करके रखता है जो हम छोड़ देते हैं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स, क्लियर। तो इट कैन बी स्टेटेड एज अ बाय डिफॉल्ट वैल्यू, ठीक है, जो ऐड होगी
जिसकी कॉस्ट है ही है एज अपार्ट फ्रॉम द वेरिएबल्स यू आर टेकिंग, राइट। वेरिएबल्स कोई भी चूज हो सकते हैं, राइट। तो वेरिएबल्स से मैं प्राइस 0 नहीं बता सकूंगा कि हाँ ये 3 नहीं है तो प्राइस 0 होगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर वो 3 नहीं है तो उस टाइम पे प्राइस क्या हो सकता है, वो इंटरसेप्ट बताता है कि अगर ये इनमें से कोई फीचर नहीं है तो जो बाकी चीजें हैं जो हमने कंसीडर नहीं की है उनका बाय डिफॉल्ट क्यूमुलेटिव वेटेज क्या होगा, दैट इज एन इंटरसेप्ट। ठीक है, तो इंटरसेप्ट भी मशीन ही निकाल के दे रही है, मशीन ही लर्न कर रही है कि तुमने क्या लिया क्या छोड़ा, ठीक है, और जो छोड़ा उनका कितना इम्पैक्ट था वर्सेस जो लिए उनका कितना इम्पैक्ट था। ठीक है, तो इंटरसेप्ट इसलिए हम एक कांस्टेंट वैल्यू हमेशा ऐड करते हैं, बिकॉज वेरिएबल्स तो हम अपने हिसाब से चूज करते हैं। तो अगर हमने जो वेरिएबल चूज किए हैं उनमें से कोई भी वेरिएबल किसी कॉम्बिनेशन ऑफ गाड़ी में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका प्राइस ही नहीं है या वो गाड़ी के अंदर कुछ लगा ही नहीं है। दैट्स एन इंटरसेप्ट। क्लियर? क्लियर। अब हमें ये सारी चीजें पता लग गई कि हाँ ऐसे इंटरनली चल रहा है, ये वेरिएबल इंपॉर्टेंट है, ये वेरिएबल पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब हम मॉडल को टेस्ट करते हैं। उसने सारी मेमोरी किस में रखी हुई है, एलएम में, राइट। तो टेस्ट करने के लिए हम क्या फंक्शन यूज करते हैं, प्रेडिक्ट फंक्शन। तो मैंने बोला कि प्रेडिक्ट करो, किस डेटा को आप प्रेडिक्ट करवाना है, असाइनमेंट वाले क्वेश्चन कहाँ पड़े हैं, एक्स टेस्ट में, राइट। ये पोर्शन, ये जो 30% डेटा उसने नहीं देखा हुआ, उसने ये 250 गाड़ियों का डेटा नहीं लर्न करा हुआ। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ इन 250 गाड़ियों का मुझे प्राइस बता। ठीक है, इन 250 गाड़ियों का मुझे प्राइस बता। तो वो क्या बताएगा, वाई, वाई इज माई प्राइस, वाई बताएगा। कौन सा वाई, प्रेडिक्टेड वाई बताएगा। एक्चुअल वाई मेरे पास है ही है, वाई टेस्ट। ठीक है, तो वाई टेस्ट तो दे ही रखा है, वो हिस्ट्री डेटा से ही आया है। तो इन गाड़ियों का प्राइस क्या था ये तो मुझे पता ही है, बट मैं मशीन को नहीं दिखाऊंगा। असाइनमेंट के टाइम मैं तुम्हें क्वेश्चंस आंसर्स थोड़ी दे देता हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चंस देता हूँ। क्वेश्चंस क्या है तुम्हारे, एक्स टेस्ट। ठीक है, मैं सिर्फ तुम्हें इंडिपेंडेंट वेरिएबल दूंगा 24 और बोलूंगा कि जो मॉडल ने वेट लर्न करे हैं उसके हिसाब से बताओ प्राइस क्या बनेगा। तो मॉडल क्या करेगा, इस इक्वेशन में फिट करेगा कि इंटरसेप्ट निकला है मॉडल का 1 लाख प्लस बीटा 1 क्या माइलेज है, बीटा माइलेज का बीटा है 20। तुम बताओ कौन सी गाड़ी का प्रेडिक्ट कराना चाह रहे हो, ये 250 वाली गाड़ी का प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं, इसकी माइलेज है 15। तो इस इक्वेशन में वो फिट करता जाएगा और प्राइस तुम्हें दे देगा, राइट। ऐसे ही होगा। तो इस इक्वेशन से प्रेडिक्टेड प्राइस निकल के आएगा, एक्चुअल प्राइस है ही है। अगर प्रेडिक्टेड प्राइस एक्चुअल प्राइस के बहुत पास है, राइट, अगर ये दोनों प्राइस आसपास है तो मतलब मेरा मॉडल सही है, राइट। इसका मतलब मैं कोई भी नई गाड़ी प्रेडिक्ट करूंगा तो वो जो भी बताएगा वो सही बताएगा। क्यों? क्योंकि हमने देखा है जो एक्चुअल प्राइस होता है मॉडल उसी के आसपास बताता है। ठीक है, ये भी गाड़ियां उसने नहीं देखी हैं, और जो गाड़ी मैं प्रेडिक्ट करने जाऊंगा, फॉर एग्जांपल 805 नंबर गाड़ी, 804 गाड़ियां तो मार्केट में है, 805 नंबर गाड़ी हम लॉन्च करने हैं, वो भी उसके लिए क्या है, इन 250 गाड़ियों जैसी ही है, उसने वो भी नहीं देखी, ये 250 भी नहीं देखी। अगर इन 250 का प्राइस उसने बता दिया तो उसका भी बता देगा। दैट मींस मॉडल कैन बी यूज्ड इन रियल वर्ल्ड। क्लियर? राइट? राइट। लग रही है समझ? हाँ ठीक है, तो अब हमने बोला कि एलएम अपनी मेमोरी में जो भी तुमने लर्निंग करी है उससे प्रेडिक्ट कर दे ये असाइनमेंट वाले क्वेश्चन, ये गाड़ियां जो 250 गाड़ियां तुमने नहीं देखी उसके प्राइजेस बताओ मुझे, वाई प्रेडिक्टेड उसके प्राइजेस बताओ। ठीक है, तो उसके प्राइजेस अगर मेरे वाई टेस्ट के आसपास होंगे तो मतलब मॉडल सही है। तो लेट्स चेक दैट। ठीक है, ये चला दिया। फिर हमने क्या देखा, इसका मैं एक डेटा फ्रेम टाइप बना लेता हूँ, ये एक सीरीज थी। अब मेरे पास एक फाइल मैंने पकड़ ली वाई टेस्ट। वाई टेस्ट मतलब एक्चुअल में गाड़ी के प्राइजेस क्या थे 250 गाड़ियों के।
वाई प्रेड मतलब मशीन ने क्या बताया, प्रेडिक्टेड क्या है, ठीक है। तो इन दोनों को हम वहां ले जाते हैं एक्सेल में और देखते हैं क्या है। पहले खोलते हैं वाई टेस्ट, चल रहा। ये उन 250 गाड़ियों के एक्चुअल प्राइसेस हैं, इसको ले गए यहाँ पे। ठीक है, वाई टेस्ट हो गया, इसको करो बंद। अब दूसरा क्या है मेरे पास, वाई प्रेडिक्टेड। वाई प्रेडिक्टेड फाइल में उसने प्रेडिक्टेड वैल्यूज डाली हैं, ठीक है, उन्हीं 250 गाड़ियों की, ठीक है। इसको इसके सामने लिख देते, ठीक है। ये है मेरा एक्चुअल प्राइस ऑफ 250 कार्स, ये है मेरा प्रेडिक्टेड प्राइस ऑफ दोस। ये मॉडल के अकॉर्डिंग प्राइस इतना होना चाहिए, एक्चुअल में इतना है। क्लियर? ये प्रिडिक्टेड प्राइस तो पहले से ही ये तो अपन ने मॉडल से निकाला है, और एक्चुअल प्राइस पहले से ही था आपके पास। एक्चुअल प्राइस तो था ही, मॉडल ने प्रेडिक्ट मतलब करके हमें प्रेडिक्टेड प्राइस दे दिया। हाँ पूछो। मतलब प्रिडिक्टेड प्राइस तो आपने 250 जो नई गाड़ियां हैं, लाइक जो एक्चुअल प्राइस में पड़ा होगा डेटा, उसके लिए निकाली होंगी ना। ये 250 गाड़ियां थी, ठीक है, जो उसने नहीं देखी थी। इसका इसका प्राइस दे ही रखा था, राइट। बट मॉडल को नहीं पता ये प्राइस किसको, तुम्हें दिख रहा है ये प्राइस, मशीन को नहीं दिख रहा। मशीन को मैंने क्वेश्चंस दिए हैं, ये रहे पैटर्न्स जो तुमने मॉडल से लर्न करा है। ये मॉडल से उसने क्या लर्न करा है, बीटास, ये इक्वेशन। इक्वेशन में इन गाड़ियों का प्राइस फिट करके मुझे बताओ कि प्रेडिक्टेड इन गाड़ियों का प्राइस क्या हो सकता है। उसे ये नहीं दिख रहा, राइट। उससे पूछ रहे हैं, उसने ये क्वेश्चन नहीं देखा हुआ, ये कॉम्बिनेशन मशीन ने नहीं देखा। मैं पूछ रहा हूँ इस कॉम्बिनेशन का प्राइस क्या होगा, अपनी इक्वेशन के हिसाब से मुझे बताओ। उसने बताया कुछ, अगर वो प्राइस रियलिटी में जितना प्राइस है उस गाड़ी का उसके आसपास है, तो मतलब इक्वेशन सही है। इक्वेशन का मतलब क्या है, मॉडल, तो मतलब मॉडल सही है। मॉडल की वो इक्वेशन यूज कर सकते हैं हम। उस इक्वेशन से जो भी प्राइस निकल के आता है, वो प्राइस रियल मार्केट प्राइस के आसपास होता है, राइट। तो एक हमने नई गाड़ी लॉन्च करनी है, तो उसका प्राइस हम जितना इस इक्वेशन से निकलेगा, दैट मींस उसका प्राइस उतना ही बनना चाहिए। दैट्स द ऑप्टिमल प्राइस दैट शुड बी at which the price the car should be launched, right? ठीक है, यही चाहिए। पूछो, कोई डाउट है अभी भी तो? नहीं सर, ठीक है। तो एक्चुअल है, ये है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करके क्या निकल जाएगा, एरर, ठीक है। एक्चुअली में गाड़ी का प्राइस जितना था माइनस जितना मशीन ने प्रेडिक्ट किया, वो एरर है। पहली गाड़ी का प्राइस था 17,158, मशीन ने भी ऑलमोस्ट सेम ही प्रेडिक्ट कर दिया 17,162, सिर्फ 4 रुपए क्या किया, 4 रुपए ओवर प्रेडिक्ट किया, राइट, ज्यादा बताया। कहीं कहीं मशीन अंडर प्रेडिक्ट भी कर रही है। ये देखो 24,1912 था, 912 था, मशीन ने क्या बताया 23,957, राइट। तो मशीन ने क्या किया, अंडर प्रेडिक्ट किया। यहाँ पे कितना, 900 रुपए कम बताया, कहीं पे ज्यादा प्रेडिक्ट, कहीं पे। ये देखो ये गाड़ी 52,000, मशीन ने 43, बहुत गैप है, राइट। कहीं पे 4 रुपए का फर्क है, कहीं पे इतना फर्क है। तो ये फर्क कांस्टेंट होना चाहिए, ज्यादा ड्रास्टिक नहीं होना चाहिए कि कोई मशीन कोई गाड़ी वो बहुत अच्छे से पहचान रहा, कोई गाड़ियां पहचान ही नहीं रहा, राइट। तो इसके लिए हम क्या देखते हैं कि ये कांस्टेंट है या नहीं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं,
एक ऐसा प्लॉट बना के हम देख सकते हैं कि अपर बाउंड और लोअर बाउंड से बाहर तो नहीं वैल्यू जा रही, राइट। हाईएस्ट पॉइंट कहाँ टच कर रहा है एरर का पॉजिटिव साइड पे, देखो 10,000 पे, राइट। और लोएस्ट भी कहाँ टच कर रहा है, नेगेटिव उसी के आसपास, 10,000। राइट। और मोस्टली गाड़ियां क्या है, -5,000 एरर से 5,000 के बीच में ही है, कोई कोई ऊपर गया है, कोई कोई नीचे गया है, राइट। बट मोस्टली दे आर इन लाइन ऑफ द बकेट, राइट। कोई गाड़ी 5,000 के डिफरेंस पे है, ऊपर भी ज्यादा बता सकती है, कम भी बता सकती है, राइट। तो ये लाइन जितनी अच्छी होगी ना, जितनी नैरो होगी, राइट, उतना ही अच्छा मॉडल होगा। यही होना चाहिए, क्यों? हाँ ठीक है। यस सर। ये लाइन जितनी नैरो होगी, जितनी जीरो के आसपास होगी, उतना ही अच्छा मॉडल होगा। और अपर बाउंड और लोअर बाउंड का एरर भी रेंज में होना चाहिए कि अगर मॉडल, ऐसा नहीं कि मॉडल हमेशा ही ओवर प्रेडिक्ट करता है कि कभी 15,000 ज्यादा बता रहा है, कभी ये, और नीचे कभी बताता ही नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे इस केस में है, वो अंडर प्रेडिक्ट ज्यादा करता है, राइट। देख रहे हो 5,000 से नीचे ज्यादा लाइंस हैं एज कम्पेयर टू 5,000 से ऊपर, राइट। तो मतलब इस मॉडल में इंप्रूवमेंट के स्कोप हैं अभी, ठीक है। यहाँ से ये आइडिया लगता है। और क्या देख सकते हैं हम, ये जो दो हैं इनको प्लॉट करके तुम देख सकते हो। इंसर्ट लाइन चार्ट प्लॉट किया, ये देख रहे हो, ब्लू लाइन है मेरी एक्चुअल और रेड लाइन है मेरी प्रेडिक्टेड। तो अभी मैं ब्लू कहीं कहीं देख पा रहा हूँ, बट बेस्ट मॉडल क्या होगा, जो ओवरलैप कर जाए पूरा ही, राइट। जितना एक्चुअल है उतना ही उसी के आसपास अगर प्रेडिक्टेड होगा तो लाइंस ओवरलैप करेंगी, राइट। ठीक है। अभी मैं ब्लू देख पा रहा हूँ, बट पैटर्न पकड़ रहा है वो, जिस गाड़ी का ज्यादा प्राइस है उसमें रेड भी जा रहा है, ब्लू भी जा रहा है। तो मॉडल टू कैप्चर द पैटर्न, बट आई कैन स्टिल सी द ब्लू लाइंस, राइट। तो मतलब अभी भी एरर है कि हाँ, जैसे ये है, इस गाड़ी का इतना बताया जबकि एक्चुअल में इतना था, ठीक है। तो यू नीड टू, मतलब इसको बार बार आइटरेशंस कर करके वी हैव टू क्रिएट अ मॉडल जहां पे हमारे पास क्या हो, जितना कम एरर हो, जितना ज्यादा ओवरलैप हो, उतना ही अच्छा मॉडल है, राइट। क्लियर। ये दूसरी चीज आइडिया लगाने के लिए कि मॉडल कितना सही है। फिर और क्या कर सकते हो, लीनियर रिग्रेशन को हम क्या बोलते हैं, लीस्ट स्क्वायर एरर बोलते हैं, ठीक है। लीनियर रिग्रेशन जो है, इट ट्राइज टू फिट अ लीनियर लाइन। एक ऐसी, ये इक्वेशन किसकी है मैथ्स में, इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, किस चीज की इक्वेशन है ये? कोएफिशिएंट निकालना। प्राइस प्रेडिक्शन। मैथमेटिकली व्हाट इज दिस इक्वेशन? Straight line equation. स्ट्रेट लाइन। Straight line equation. राइट, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो मतलब हमने लीनियर रिग्रेशन से एक ऐसी लाइन ढूंढी है जो क्या कर दे, एक्चुअल वैल्यू के करीब प्रेडिक्टेड वैल्यू बता देगी, राइट। समझ रहे हो? एक ऐसी लाइन ढूंढो, एक ऐसा स्लोप ढूंढो जो क्या करे, एक्चुअल गाड़ी का जो प्राइस है उसके पास प्रेडिक्टेड प्राइस बताए, राइट। तो वी हैव फाइंड अ इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो लीनियर रिग्रेशन इज नथिंग बट एन इक्वेशन ऑफ अ लाइन दैट मिनिमाइजेस द डिफरेंसेस बिटवीन। ऐसी लाइन ढूंढनी है, लाइन ढूंढने का मतलब ऐसे बीटास ढूंढो, ऐसे कोएफिशिएंट्स बनाओ जिससे एक्चुअल प्राइस के करीब हम प्रेडिक्टेड प्राइस बता सके, राइट। यही होगा, ठीक है। तो लीनियर रिग्रेशन को हम OLS भी बोलते हैं, ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन। तो स्क्वायर क्यों करेंगे, अब ये देखो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, अब अगर मैं ये देखूं, अगर ये 4 रुपए कम बता रहा है और ये अगर 4 रुपए ज्यादा बता रहा होता तो एरर क्या हो जाता, 0। फॉर एग्जाम्पल यही 2 है, इसका एवरेज एरर क्या आया, 0, ठीक है। एक गाड़ी का उसने 4 रुपए ज्यादा बताया, एक का 4 कम, तो मैं एवरेज करूंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएंगे, 0, राइट। तो मुझे जब मेरे पास पॉजिटिव वैल्यूज भी है, नेगेटिव वैल्यूज भी हैं, तो एवरेज एरर कितना है एक गाड़ी का, ये तो कभी पता चलेगा ही नहीं, राइट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मॉडल को पिनलाइज करते हैं, स्क्वायर एरर्स बना देते हैं, ठीक है। ये देखो मैंने स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर ऑफ एवरी नेगेटिव नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट। तो सारे एरर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो स्क्वायर
स्क्वायर करने के लिए सिंपल दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, राइट? हो गया, राइट? अब देखो एवरेज एरर क्या आया तुम्हारा, इसका एवरेज ले लो। एवरेज ऑफ दिस कॉलम, ठीक है? कितना है एवरेज? ये क्या है? स्क्वेयर्ड एवरेज है, ठीक है? मुझे क्या चाहिए? एक्चुअल एवरेज। तो क्या कर दूंगा इसका वापस स्क्वायर रूट, दिस इज योर एवरेज एरर पर कार, राइट? तुम्हारी हर गाड़ी में ऑन एन एवरेज 2800 रुपए का फर्क है। एक गाड़ी जिसका मॉडल प्राइस बता रहा है, जिसका एक्चुअल प्राइस 20,000 है, उसका मॉडल तुम्हें, ये देखो अब देखते हैं एक्चुअल प्राइस क्या है। मेरे डेटा में गाड़ियों का एक्चुअल प्राइस क्या है। देखो एवरेज एक्चुअल प्राइस क्या है मेरा, 20,998, क्लोज टू 21,000, राइट? एवरेज एक्चुअल प्राइस, एवरेज एक्चुअल प्राइस है मेरी गाड़ी का 21,000 रुपये, ठीक है? जबकि एवरेज एरर क्या आया, हर गाड़ी पे कितना निकल के आया? 2800 रुपये। तो 21,000 वाली गाड़ी का मेरा मॉडल क्या बता सकता है? क्या बताएगा वो? दिस माइनस दिस और दिस प्लस दिस। एक गाड़ी जिसका 21,000 ऑप्टिमल प्राइस है, 21,000 उसका एक्चुअल प्राइस है, ऑप्टिमल प्राइस 21,000 होना चाहिए। मेरा मॉडल 2800 रुपए ऊपर नीचे बता सकता है। वो मॉडल जिसका 21,000 है, मेरे मॉडल से उसकी वैल्यू 18,000 से 23,000 के बीच में कुछ भी आ सकती है। क्लियर? कोई डाउट? सर अगर ये प्रेडिक्टेड प्राइस, नहीं सॉरी, एरर जो हमने निकाला है वो माइनस में नहीं होता सपोज, तो भी हम ये स्क्वायर्ड वगैरह करते हैं? नेगेटिव तो हो ही सकता है ना, मॉडल ऊपर भी बता सकता है, इन नीचे केस भी अगर बता नहीं सकता है। होता, मुझे थोड़ी पता पॉजिटिव आएगा या नीचे नहीं आएगा। नहीं इन केस कुछ नहीं भी आ होता, हम सकता तो भी करेंगे ऐसा? है। हाँ करेंगे ऐसा। मैं नहीं पता है या नहीं है, तो हमें उसको स्क्वायर टर्म्स में लेके ही देखना है कि क्या नंबर निकल के आ रहा है। स्क्वायर बस इसलिए किया है ना कि पॉजिटिव ताकि हम में उसको एवरेज निकल जाए। पीनलाइज। अब यहाँ पे सवाल आता है कि उसको तुम एब्सोल्यूट भी ले सकते थे, राइट? एब्सोल्यूट भी ले सकते हो ना किसी नंबर का। एब्सोल्यूट ऑफ -4 क्या होगा? 4। एब्सोल्यूट ऑफ किसी भी नेगेटिव नंबर का पॉजिटिव का वही रहेगा। तो हमने एब्सोल्यूट क्यों नहीं लिया और स्क्वायर क्यों ले लिया? समझे ये क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ गया, आंसर बता। बाकी लोग सर इसका आंसर मैं बता सकता हूँ किससे रिलेटेड है, बट एक्चुअल आंसर मुझे पता नहीं है। मतलब जैसे अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम निकालते हैं कि वेरिएंस निकालते हैं तो वेरिएंस का स्क्वायर होता है, फिर उसका स्क्वायर रूट लेके हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये उससे रिलेटेड है समहाउ। क्या क्या दोबारा बोलना सर ये मतलब मुझे इसका एक्चुअल आंसर नहीं पता, बट मुझे पता है कि कांसेप्ट कहाँ किससे रिलेटेड होता है। जैसे हम स्टैट्स में स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हैं, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या करते हैं, जो पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यूज आती है उनका हम वेरिएंस निकालने के लिए स्क्वायर करते हैं, ठीक है? फिर उस वेरिएंस का रूट लेते हैं, तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये सब उससे रिलेटेड, बस मुझे ध्यान नहीं है कि उसका रूट क्यों लेते थे। ये कंसेप्ट याद नहीं मुझे। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ।
ये हमने स्क्वायर्ड एरर निकाल लिया, ठीक है। वैसे ही मैं एब्सोल्यूट एरर भी निकाल लेता हूँ। ये मेरा क्या है, स्क्वायर्ड एरर के रिजल्ट्स हैं, ठीक है। दीज वर रिजल्ट्स ऑफ स्क्वायर्ड एरर। एरर को जब स्क्वायर किया तो मेरा एवरेज एरर क्या आया, एवरेज एरर क्या आया मेरा 2800, ठीक है। एवरेज एरर क्या है वैसे, कितना 2800 किस पे, एक्चुअल प्राइस कितना हो है, इतना 13% एरर है तुम्हारा, राइट। एक गाड़ी पे 14% एरर हो रहा है, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है। तो ये मेरा एवरेज एरर है एक गाड़ी के ऊपर, जितना मुझे अभी फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। ये स्क्वायर्ड की टर्म्स में। अब चलते हैं, एब्सोल्यूट भी ले सकते थे, ठीक है। एबीएस एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट भी वही करता है। मैंने स्क्वायर में क्या बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव कट जाएंगे, इसलिए स्क्वायर ले लिया ताकि पॉजिटिव रहें, तो वहां से हमें जज करना आसान होगा। अब मैंने ले लिया एब्सोल्यूट, तो एब्सोल्यूट के लिए एबीएस ऑफ इसका इसका तो -4 का एब्सोल्यूट 4, सबके नंबर पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये तो एक्चुअल नंबर ही रहे। तुम ये भी बोल सकते थे कि ये ले लो, ठीक है। अब इसका एवरेज एरर देखते हैं क्या आता है, ठीक है। एवरेज एरर क्या आया इसका, ये देखो, ये गाड़ी का क्या था मेरा, ये क्या निकाला था, एवरेज ऑफ डी स्क्वायर्ड एरर, ठीक है। यहाँ पे हम निकालते हैं, ये था एवरेज स्क्वायर्ड एरर। तो एवरेज एब्सोल्यूट एरर क्या आ गया मेरा, यार चल, एवरेज एब्सोल्यूट एरर मेरा कितना आया, ये देख रहे हो, ये मेरा एब्सोल्यूट एरर आया, जबकि उस केस में एब्सोल्यूट एरर कितना आया था 2800, इस केस में कितना आया, 2000 अब यहाँ पे कम आया तो ये क्यों नहीं लिया, एक्चुअल प्राइस था 21,000, ठीक है, गाड़ी का। मेरे मॉडल ने कितना बताया, इतना एरर एवरेज, तो दिस माइनस दिस और दिस प्लस दिस, ठीक है। तो मॉडल इस रेंज में कुछ भी बता सकता है। एवरेज एरर देख लेते हैं कितना, दिस डिवाइडेड बाय दिस, कितना बता रहा है, 10%। एक 10 बता रहा है, और एक क्या बता रहा है, एक कितना बता रहा है 14, एक बता रहा है 10। अब बताओ स्क्वायर क्यों लिया, वाई लीनियर रिग्रेशन इज कॉल्ड लीस्ट स्क्वायर्ड एरर्स नॉट लीस्ट एब्सोल्यूट एरर। जिसने ये बता दिया उसको पूरी कहानी समझ आ गई। हाँ सत्येंद्र बोलो, बहुत सवाल पूछ रहे थे, बताओ इसका आंसर। माइक तो काम नहीं कर रहा उसका, चैट ही करेगा वो। चैट करेगा, क्यों नहीं करेगा, टाइपिंग लिखा नहीं आ रहा, जल्दी लिख। हाँ बाकी लोग बताओ कि ये क्यों लिया, ये क्यों नहीं लिया, इसमें तो एरर कम था, तो ये कंसीडर कर लेते, ये क्यों नहीं किया।
प्राइस ज्यादा है इसमें। आवाज कम आ रही है। सर प्रेडिक्टेड एवरेज प्राइस 10% प्रेडिक्टेड एवरेज प्राइस 10% में ज्यादा है। 10% में ज्यादा है मतलब? हाँ 8940 है प्रेडिक्टेड एवरेज। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही यार। सर आई एम स्पीकिंग टू लाउड एंड दैट क्लियर, पता नहीं शायद माइक प्रॉब्लम है। लिख के भेज दो, फिर चैट में लिख दो। बताओ भाई, कोई तो बताओ। अब लिख रहा है, अभी तो आप बोल रहे थे, बोलकर पूछो। एवरेज प्राइस इज मोर इन केस ऑफ 10%। प्रेडिक्टेड एवरेज प्राइस इज मोर। तो ये तो सही है या गलत है ये तो पता ही नहीं है ना अभी। एवरेज प्रेडिक्टेड प्राइस तुम कह रहे हो 10 वाले में ज्यादा है, हाँ इसमें ज्यादा है, तो फिर उसको क्यों ले लिया? ये ज्यादा है तो इसका मतलब एरर कम है। ये 21,000 के पास है तो इसको लेना चाहिए था, इसको क्यों नहीं लिया, इसको क्यों लिया, ये पूछ रहा हूँ। राइट, तुम बोल रहे हो इसमें ज्यादा है, राइट, इसमें ज्यादा होने का मतलब दिस इज क्लोज टू 21,000। किसी को है आइडिया? तो या तो ये लीस्ट वेरिएंस होता है उसमें। लीस्ट वेरिएंस। व्हाट इज लीस्ट वेरिएंस? एज एन अनबायस्ड होता है सर। मतलब सही है, एक टर्म तो सही है, मतलब इट इज। सर ये होगा कि जिन वेरिएबल का जिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इम्पैक्ट प्राइस पे नेगेटिव पड़ सकता है वो इसके अंदर नहीं आएंगे एब्सोल्यूट में। नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं सिंपल पूछ रहा हूँ अब मैथमेटिक्स स्क्वायर्ड और एब्सोल्यूट में क्या फर्क है? एक नंबर का स्क्वायर किया जाए या उसका एब्सोल्यूट किया जाए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट? यहाँ पे आ गई है कहानी। स्क्वायर एरर जो है वो क्या करते हैं, ज्यादा पेनल्टी लगाते हैं। इट पीनलाइजेस योर मॉडल, राइट, कि मॉडल के अंदर ज्यादा गलतियां हैं। एब्सोल्यूट क्या बोलेगा, 10% गलती है, और 10% गलती सोच के मैं बोलूंगा कि अच्छा मॉडल है, ठीक है 10% इज ओके, बट ऐसा नहीं है। स्क्वायर तुम्हें रियल पिक्चर बताता है कि 10% से ज्यादा एरर है, 10% से ज्यादा एरर, 14% एरर है इस केस में। क्यों? क्योंकि स्क्वायर क्या करता है, पीनलाइज करता है चीजों को। पीनलाइज करने का मतलब क्या है, पेनल्टी लगाता है। अगर किसी चीज का एरर थोड़ा सा ज्यादा है, फॉर एग्जांपल एक का एरर है 4, एक का एरर है 10, ठीक है, एब्सोल्यूट के टर्म्स में 4 और 10 बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं है, ठीक है, राइट, एब्सोल्यूट के टर्म्स में 4 और 10 बहुत ज्यादा दूर दूर नहीं है, इट्स ओके। बट 4 और 10 मेरे लिए बहुत बड़े एरर हो सकते हैं, राइट। 4 रुपए की चीज को मैं 10 रुपए बोल दूं, खरीदोगे कभी? नहीं सर। 4 की मिलती है, उसको 10 में बोल ले कि 10 की है, तो तुम कहोगे ये क्या है, राइट। तो एब्सोल्यूट की टर्म्स में तो वो रिलेटिवली फिर आसपास ही दिख रहा है, बट स्क्वायर करने से वो बोलेगा 4 और 10 बहुत अलग नंबर्स हैं, राइट। 4 की चीज 10 नहीं हो सकती। तो हम तो ऐसा ही चाहते हैं मॉडल की जो पिनलाइज करे, जो बहुत एक्यूरेटली हमें प्रेडिक्ट करके बताए, ठीक है। तो इसलिए अगर मेरे पास दो नंबर है 4 और 10, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100। 16 और 100 में बहुत डिफरेंस है। अब तुम्हें रियलिटी में पता लगा कि 4 और 10 बहुत दूर दूर है, इतनी पास नहीं है जितना हम सोच रहे हैं, राइट। तो स्क्वायर ने ये काम किया, स्क्वायर ने ये जो बड़े बड़े नंबर जनरेट कर दिए, इसका एवरेज लेने से
पेनल्टी लगी मॉडल पे ज्यादा, तो मॉडल ने जो गलतियां करी थी, जैसे फॉर एग्जांपल ये गलती करी उसने, ये नेगेटिव नंबर बताया तुम्हें 2600 रुपए, यहाँ पे उसने 8000 रुपए ज्यादा प्रेडिक्ट कर दिया। एब्सोल्यूट की टर्म्स में 8000 2600 तुम एवरेज आउट करके एक इजी रूट चूज कर लोगे, राइट? बट स्क्वायर क्या करेगा, 8000 का स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर, जबकि 2000 का स्क्वायर कंपैरेटिवली बहुत छोटा नंबर होगा, तो वो बताएगा कि 2000 और 8000 में जमीन आसमान का फर्क है, तो मॉडल इतना सही नहीं है जितना तुम एब्सोल्यूट की टर्म्स में सोच रहे हो। क्लियर? समझे अब? यस सर। ठीक है, तो स्क्वायर जो है हमेशा पिनलाइज करता है हायर एरर्स को। अगर एरर एक गाड़ी में 4 है, एक में 5 है, देन इट्स ओके, बट एक में 4 है, एक में 10 है, एब्सोल्यूट बोलेगा कि हाँ ठीक है तो दूर है बट ठीक है, ओके, हाँ थोड़ा फर्क है, ठीक है, बट स्क्वायर बताएगा कि 4 की चीज और 10 की चीज में बहुत फर्क है, इट्स अ बिग एरर, राइट? स्क्वायर ये बना देगा, ठीक है, इट्स नॉट अ स्मॉल एरर, इट्स अ बिग एरर। तो इसलिए हम स्क्वायर्ड एरर पे जाते हैं, जो हमें रियल पिक्चर बताता है कि 14% एरर है, ना कि 10% है। 10% तो मैं सोच के खुश हो जाता है, बट रियल डेटा पे मॉडल फट जाता, ठीक है, रियल डेटा पे मॉडल नहीं चलता, क्योंकि उसमें एवरेज जो मेरी अभी दिख रही है वो तब मैंने एवरेज एरर या ये सब थोड़ी आएगा पिक्चर में, तब तो नंबर थ्रो करेगा, वो नंबर्स रेंज से ज्यादा दूर होंगे। क्यों? क्योंकि मैंने मॉडल को फाइनलाइज कर दिया, उसको ज्यादा ट्रीट नहीं करा ये सोच के कि मॉडल सही है, मॉडल में एरर कम है, तो हमने फ्रीज कर दिया। बट 14% पे मैं मॉडल को और सही करने की कोशिश करूंगा कि मॉडल अभी सही नहीं है, मैं इसको और ट्यून करूंगा और सही करूंगा, जिससे ये जो 2800 वाला एरर है ये 1500 रह जाए, 1000 रह जाए, ठीक है। तो तुम्हें इम्प्रूवमेंट करनी थी मॉडल में, ये पता लग गया स्क्वायर से, जबकि एब्सोल्यूट ये पिक्चर नहीं बता पाया। क्लियर? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन टू। ये चीजें कहीं नहीं मिलेंगी तुम्हें इंटरनेट पे या कहीं किताब में, राइट? ये रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस से ही तुम सीख सकते हो, ठीक है। तो दिस इज द ओवरऑल क्रक्स ऑफ हाउ वी वैलिडेट अ मॉडल ऑफ अ लीनियर रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। सर इसको हम पाइथन के अंदर भी तो मतलब करेंगे ना, कि लाइक अभी तो आपने हमको एक्सेल शीट में बताया, एक्सेल में ही करने होते हैं ये सब विजुअलाइजेशन वाले काम, और वो एवरेज प्लॉट्स बनाते हैं वो भी तो होता है। प्लॉट्स नहीं बनते, फोटोज बनती है ना, मतलब मैंने इसमें वो थोड़ी ग्राफ वगैरह बनते हैं, डायनामिक प्लॉट नहीं बनते ना, ग्राफ वगैरह बनते हैं जो, वो तो स्टैटिक पिक्चर्स होती है। मैटप्लॉटलिब में हमने ग्राफ बनाए तो हैं, वो स्टैटिक पिक्चर्स होती हैं, वी कांट चेंज दैट। बट जब भी हमें क्लाइंट को या किसी को दिखाना है तो वी नीड डायनेमिक थिंग कि यहाँ पे इतना कर दिया जाए, 24% की जगह 10% ले लूं तो ये चेंज हो जाएगा, राइट? तो पाइथन के चार्ट नहीं हम कभी भी किसी को दिखाते हैं, वो तुम्हारी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, राइट? तो ये काम जो भी होता है ऐसे वाला काम, जो फाइनल समरी निकालनी होती है, वो जल्दी हम एक्सेल में या टैब्ल्यू में या उसी में डाल के दिखाते हैं, विजुअलाइजेशन वाले तो टूल। मतलब बेसिक हमारा एम ये प्रेडिक्टेड वैल्यू निकालना है, प्रेडिक्ट करना। पाइथन का काम, मशीन लर्निंग का काम है नंबर निकाल के देना, उसको दिखाना नहीं है। दिखाओ तुम जैसे मर्जी दिखाओ उसे, ठीक है, वो उसका काम। और एक टर्म आती है आर स्क्वायर, विच शोज कि मॉडल में जो हमने वेरिएबल लिए हैं वो कितने सही हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि बताओ गाड़ी का प्राइस क्या होगा, और तुमने सिर्फ क्या चूज किया, कलर, और कोई चीज नहीं चूज करी, तो कलर तो तुम्हें बता देगा, एक पोर्शन है, राइट? तो प्राइस तो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा है, राइट? तो कलर के पास, अकेले के पास इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो प्राइस बता दे। तो आर स्क्वायर एक टर्म है। आर स्क्वायर मुझे क्या बताता है कि जो तुमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं, ये तुमने जो 102 वेरिएबल बना लिए थे, फिर 24 वेरिएबल छांटे हैं, ये जो 24 वेरिएबल है, इनके अंदर कितनी पावर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को गाड़ी का प्राइस एक्सप्लेन करने में। दैट इज कॉल्ड आर स्क्वायर, एक्सप्लेनेबिलिटी, हाउ गुड माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर टू एक्सप्लेन, कितना पोर्शन एक्सप्लेन कर पाएंगे, ठीक है। तो आर स्क्वायर के लिए वही वाई टेस्ट और वाई प्रेड जो दिया, उससे आर स्क्वायर देखते हैं कितना आया। आर स्क्वायर मेरा कितना आया, ऑलमोस्ट 89%, ठीक है, तो विच इज गुड।
तो मतलब वेरिएबल जो हमने लिए हुए हैं वो डिसेंट है, ठीक है। आर स्क्वायर 70-80 भी आ जाए तो भी हम मॉडल को सही बोल देते हैं बहुत सारे केसेस में, राइट। जरूरी नहीं है कि मॉडल की एक्यूरेसी बहुत ही ऊपर जाएगी, कई किसी डेटा से वो मॉडल उतना ही आ सकता है जितना आ रहा है, उससे ज्यादा नहीं आ पाएगा। तो आर स्क्वायर जितना हाई होगा मतलब जो वेरिएबल तुमने चूज करे हैं वो उतने ही अच्छे हैं। 89% का मतलब है कि अगर प्राइस किसी गाड़ी का 100 रुपए प्राइस है, उसमें कलर का कंट्रीब्यूशन है, कलर से 5 रुपए का फर्क पड़ता है, माइलेज से 15 का फर्क पड़ता है, सिलेंडर से 25 का फर्क पड़ता है। और एक और चीज है अलॉय व्हील्स, वो हमने कंसीडर नहीं किया, अलॉय व्हील से 5 रुपए का फर्क पड़ता था, ठीक है। तो मॉडल की एक्सप्लेनेबिलिटी क्या होगी? 95%, क्योंकि हमने 5% एक चीज और जिसका इम्पैक्ट है वो कंसीडर नहीं करी हुई है, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एक्सप्लेनेबिलिटी, कि जितने हमने लिए हैं उससे हम कितना परसेंट काम कर पाएंगे, कितना परसेंट प्रपोर्शन एक्सप्लेन कर पाएंगे किसी चीज का। तो यहाँ पे मैं 90% वेरिएशन जो प्राइस में है वो एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, विच इज गुड, ठीक है। तो दिस इज आर स्क्वायर। अब मॉडल को अगर इम्प्रूव करना है, ये वाला स्टेप नहीं करना, अगर मॉडल को इम्प्रूव करना है तो देयर आर सम अदर थिंग्स जो तुम यूज कर सकते हो। अब मैं कह रहा हूँ कि मेरा एवरेज एरर कितना आया, 14% आया है, इसको 10 से नीचे लेके जाना है, ठीक है। पुराने बैचेस वाले में लोग इसको 7-8 पे लेके गए हैं, तो तुम्हारा काम आज यही है इस पे काम करना, इस मॉडल पे, और इसको पूरा चला के देखो और इम्प्रूव करना है कि इससे ये 10% से नीचे चला जाए एरर, स्क्वेयर्ड एरर। अब क्या क्या कर सकते हो उसके लिए? ट्रांसफॉर्मेशंस कर सकते हो। मॉडल इंप्रूवमेंट की क्या स्टेप्स होते हैं? अगर मॉडल सही ना बने तो क्या क्या करना होता है मॉडल इंप्रूवमेंट में? हमने पहला स्टेप होता है कि जो वेरिएबल नहीं कंसीडर करे उनको लेके आओ। फॉर एग्जांपल कुछ वेरिएबल तुमने छोड़ दिए, कोरिलेशन स्टेप में कुछ निकल गए, राइट, बट वो मे बी इंपॉर्टेंट हो सकते थे। तुमने माइलेज रख लिया, माइलेज और सिलेंडर आपस में कोरिलेटेड थे, तो मे बी माइलेज को हटा के सिलेंडर डालने से थोड़ा सा तुम्हारा आर स्क्वायर या एरर कम हो जाए, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो वेरिएबल्स जो छूट गए बीच में, वेरिएबल्स वी मिस्ड, ठीक है, इन सब्सिक्वेंट स्टेप्स, उनको इंक्लूड करो। बट एट द सेम टाइम वो कोरिलेशन और वो सारी चीजें ध्यान में रखना कि ऐसे नहीं कि वो पुराने वेरिएबल लेके आए और वो कोरिलेटेड होगी किसी से, राइट। तो फाइनल सेट जो भी अंदर पुश कर रहे हो वो सारे नॉन कोरिलेटेड हो। और क्या कर सकते हो? जितने मेरे कॉन्टिन्यूस वेरिएबल्स है ना, उन वेरिएबल्स को क्या कर सकते हो? ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल हर बंदे की एज बहुत करीब है, 25, 26, 28, 30, 32, 35, ज्यादा वेरिएशन नहीं दिख रहा, ठीक है। बट 35 वाले का बिहेवियर 25 वाले के बिहेवियर से बहुत डिफरेंट होता है, बट मशीन ये लर्न नहीं कर पा रही, ठीक है, क्योंकि नंबर्स बहुत आसपास है। तो मैं कई बार ट्रांसफॉर्म भी कर सकता हूँ कि मैंने स्क्वायर कर दिया, तो 25 का स्क्वायर कुछ और नंबर, 35 का स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर है, तब वो पैटर्न रिकॉग्नाइज कर लेगा कि अच्छा जिनका नंबर 900 से ऊपर है, स्क्वायर करके वो उनका बहुत ही अलग पैटर्न दिख रहा है, तो पैटर्न ज्यादा दिखने शुरू हो जाएंगे मे बी, राइट। वैसे ही तुम क्या क्या कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, यू कैन टेक ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ नंबर्स की हो सकती है, कॉन्टिन्यूस नंबर की, 1-0 वाले डमी वेरिएबल्स की ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकती। तो इस डेटा में माइलेज एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है जिसकी हो सकती है, प्राइस तो डिपेंडेंट है, प्राइस को तो पिक्चर में नहीं लेके आना कहीं पे भी, तो माइलेज एक वेरिएबल है, लीटर एक वेरिएबल है। इस तरीके के वेरिएबल जो नंबर्स हैं वो उनको तुम क्या कर सकते हो? ऐसे जैसे एक नया वेरिएबल बना लिया, माइलेज अंडरस्कोर स्क्वायर, कैसे? ओरिजिनल वेरिएबल माइलेज था, अब स्क्वायर कर दिया माइलेज का, वैसे ही स्क्वायर रूट ऑफ माइलेज करके एक अलग वेरिएबल बना लो। इनवर्स कर सकते हो, लॉग ले सकते हो किसी चीज का, एक्सपोनेंशियल ले सकते हो किसी चीज का, तो जनरली ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं, लॉग, एक्सपोनेंशियल, इनवर्स, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब, क्यूब रूट। ये सब क्या है? एक वेरिएबल को स्केल अप करने के तरीके, राइट। उसको उसकी वैल्यूज को बूस्ट अप कर दिया या नैरो कर दिया, ठीक है, एक्सपोनेंशियल कर दिया या लॉग ले लिया उसका, तो एक ही वेरिएबल को स्केल चेंज करना उसका। तो ये सारी चीजें की जा सकती हैं। या फिर अगर उसके करने के बाद भी नहीं आया तो पहला स्टेप होता है वेरिएबल जो छूट गए वो चेंज करो, दूसरा स्टेप होगा कि ट्रांसफॉर्मेशंस करो। अगर इनके बाद भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही तो मे बी हमें टेक्निक ही चेंज करनी पड़े, राइट।
तो लीनियर रिग्रेशन वाला काम मे बी डिसीजन ट्री या रैंडम फॉरेस्ट से या बूस्टिंग मेथड से हमें करना पड़े। तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे हम लीनियर रिग्रेशन किस तरीके की टेक्निक है, रिग्रेशन बेस्ड, राइट। तो बहुत सारी टेक्निक से हम रिग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है, जरूरी नहीं है लीनियर रिग्रेशन बेस्ड टेक्निक है। इसके अलावा भी टेक्निक्स हैं दैट वी कैन अप्लाई, ठीक है, वो जब हम आगे लर्न करेंगे तो सेम मॉडल जो हमने यहाँ पे इससे बनाया, सेम मॉडल हम किसी और टेक्निक से बना के देखेंगे, तो मे बी एक टेक्निक से एक्यूरेसी लो आई बट दूसरी टेक्निक से एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ जाए, क्योंकि टेक्निक से अंडरलाइंग आर्किटेक्चर भी अलग है चीजों को सीखने के, ठीक है। तो ये 3 स्टेप्स हमें करने होते हैं मॉडल को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो यही था पूरा, दिस वाज ऑल अबाउट द लीनियर रिग्रेशन मॉडल। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। यही स्टेप्स हमेशा फॉलो करने हैं, रियल वर्ल्ड में कोई भी प्रॉब्लम आएगी लीनियर रिग्रेशन की, ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू डू जो आज हमने करी है, सेम टू सेम यही काम करना है, ठीक है। Any questions? तो रिकॉर्डिंग वैसे ही भेज देना लास्ट टाइम की तरह, तो बढ़िया रहेगा। मतलब लास्ट टाइम YouTube का लिंक दिया था ना, तो सही है। वो विनय सर भेज देंगे, पूछ लेना। और सर आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्या? विनय सर जब करते हैं ना तो उसमें लैग होता है कई बार, मतलब लास्ट में तो था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, मे बी उनके नेटवर्क में कुछ इश्यू होना, तो कई कई स्टेप ऐसे हो रहे थे। चलो ट्राई करके देख लेंगे, आज तो आई थिंक कोई लैग नहीं होगा, देख लेते हैं, अगर होगा तो फिर ट्राई करके देख लेंगे, ठीक है।